और आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटानिया के चुनावों की। ग्रेट ब्रिटेन में अभी इलेक्शंस हुए, लेकिन उस दरमियान में मैं देखता हूँ मिड 90s से लेकर के अभी तक की जो राजनीति, उस समय 3-4 चुनाव मैंने यूरोप की जो व्यक्तिगत रूप से देखे, मैं उसको कंपेयर करता हूँ आज 25 साल बाद, तो लगता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। क्योंकि कैमरन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया वेम्बली में और बोला कि भाई चाय वाला नहीं बन सकता था प्रधानमंत्री, कांग्रेसी कहते थे। देखो, वैचारिक मतभेद, वैचारिक विभाजन कुछ मुद्दों पे होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन 99% चीजें ऐसी होती हैं तो भाई जिसमें देश के हित में दरअसल पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन में बदलाव नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। भारतवर्ष में भाजपा भी खत्म हो जाए, कांग्रेस भी खत्म हो जाए, एकदम नई पार्टियां आ जाए तो क्या हो। नमस्कार, मेरे साथ आज हैं यशवंत देशमुख। यशवंत देशमुख सी वोटर के फाउंडर हैं, दिग्गज आदमी हैं, विद्वान हैं, और आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटानिया के चुनावों की। ग्रेट ब्रिटेन में अभी इलेक्शंस हुए। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड तो चला गया हाथ से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो नॉर्दर्न आयरलैंड ही बचा है। और इन सब जगहों में चुनाव हुआ और बड़े मजेदार रिजल्ट आए हैं। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, पोलस्टर, भारत के जाने माने विशेषज्ञ, और वो आजकल विदेशी चुनावों पे भी टिप्पणी कर रहे हैं। वैसे इन्होंने काफी विदेशों में काम किया है, लोगों को पता नहीं है, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक। तो यशवंत भैया नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। बहुत आनंद आ रहा है बातचीत करने में, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हिंदी में हम दोनों का पहला ऑफिशियल वार्तालाप है। लोग हाँ, मेरे जानते ख्याल नहीं से है, हम हम लोग पहला। तो आपस में फरिया लेते हैं भोजपुरी से लेके हिंदी तक सब में, लेकिन पब्लिक में मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादातर अंग्रेजी में ही बातचीत करते हुए पाए गए लोगों के सामने। नहीं, देखिए, मैं तो हिंदी करता हूं, लेकिन और आप भी हिंदी करते हैं, लेकिन एक हाँ, दूसरे के लेकिन एक साथ नहीं दूसरे के करते। साथ में हिंदी का वार्तालाप हम लोग का प्राइवेट कन्वर्सेशन में ज्यादा रहा हाँ, है, पब्लिक में बिल्कुल, नहीं रहा है। पब्लिक तो में नहीं रहा है। वो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि एक एक अतुल भाई ये भी है, जरूरत भी हो गई है। कारण ये है कि जितनी दुनिया भर में अफरा तफरी मची हुई है, मैं ये हम्म, देखता हूँ कि जो जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, या तो अपनी देसी जबान बोलते नहीं या बोल नहीं पाते हैं, दोनों अरे तरीके हैं। हाँ। बिल्कुल और सत्य वचन। मैं हाँ, करण थापर को देख रहा था ब्रिटिश इलेक्शंस पे। इतना जो है मुंह भींच के अंग्रेजी बोलता है बाबू, कि ऐसा लगता है कि कोई बीमारी तो नहीं है बेचारे को। अब कभी कभी असल में लगता है कि अंग्रेजदा होना, अंग्रेज होना एक अलग समस्या है, नारियल होना दूसरी किस्म की समस्या है। और नारियल का अर्थ यह है कि बाहर से भूरे अंदर से सफेद। अंदर से सफेद। कुछ जो है वो उल्टे नारियल हो जाते हैं, अंदर से भूरे और बाहर से सफेद, ये भी वो भी है, होता है। वो भी है, वो भी है। मार्क टली हमारे और सैम टली दोनों हमारे मित्र, बिल्कुल, भूरे वो नारियल भी। देखने में सफेद लगते हैं, पूरे भारतवासी। एग्जैक्टली। तो तमाम किस्म के दुनिया भांति भांति की लोग हैं, लेकिन बड़ा आनंददायक है मुझे। बड़ा मजा आया ये सोच के। ये चुनाव जो है यूके के, ये बात कम लोगों से मैंने साझा की है, अतुल भाई आप जानते हैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से। दरअसल यूके के ही चुनाव में मैंने पहली बार एग्जिट पोलिंग सीखी थी वहां पर मिड 90s में। और मेरे गुरु थे बॉब वॉस्टर, जो मोरी के फाउंडर थे। बहुत ही क्लासिकल पीस है, अब तो बहुत वयोवृद्ध हैं, 90 साल के ऊपर की उम्र अरे उम्र है। अभी भी चल रहे हैं बुढ़ऊ, हाँ, लेकिन अभी भी चल च्यवनप्राश रहे हैं। खा खा के। हाँ, चैंप्रस खा के। और बड़े मजेदार पीस हैं, मतलब वो बहुत चीजों में मेरी लास्ट उनसे चिक चिक थोड़ी सी हुई। एक बात पे बड़ी मजा आया कि उन्होंने जब मोरी को बेचा, इप्सॉस को, तो हमसे बार बार कहने लगे कि तुमने बेचा तो नहीं, तुमने बेचा तो नहीं सी वोटर को। तो हमने बोला बॉब, आप अपना तो बेच बाच के कट लिए पूरी कंपनी को, और आप हर बार मुझसे ये कहते हो, बजाय इसके कि मेरी कंपनी बिकवा दो, कुछ थोड़ा पैसा गरीब प्राणी को, आपके शिष्य को मिले। बोले नहीं, यू आर नॉट गरीब रियलाइजिंग दैट। ब्राह्मण है बेचारे आप हैं। हाँ, लेकिन हालांकि लेकिन आप उन्होंने, टोरी पार्टी का रंग पहने हुए हैं और मैं लेबर का हाँ, आज पहना हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इत्तेफाक बड़े की बात पुराने, है। मतलब उन्होंने जॉर्ज गैलप के साथ में ओरिजिनल काम शुरू किया था। गैलप जब शुरू हुआ यूएस में, तो उसके बाद में यूके में उन्होंने शुरुआत करने वाले पहले इंसान थे।
और बड़ी लंबी उनकी यात्रा रही, बड़ी अच्छे मेंटर भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, जो अतुल भाई आपके और मेरे दोनों के ऊपर लागू होती है। हमसे कहने लगे कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की जो झमेला है वो ज्यादा सिरदर्द का होता है। अंडरस्टैंड दैट कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग झमेले होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बार बार इसलिए कहता हूं कि मत बेचना, क्योंकि मेरा तो यह है कि मैंने इनिंग पूरी कर ली और मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से चले और मैंने बेचा। तुम्हारे केस में अभी तुम यंग हो, युवा हो, और दूसरी चीज, तुम बेच दोगे तो जो तुम करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। अब ये बात एक गुरु मंत्र की तरह मैंने अभी तक अपने मन में रखी हुई है कि जब तक मैं उस अवस्था में ना पहुंच जाऊं कि जब मुझे लगे कि ठीक है, अब इसके आगे मेरी उपस्थिति सी वोटर के लिए नुकसानदायक है, उस स्थिति तक आने से पहले मैं अपने आप को रखूंगा और जो करना चाहता हूं करूंगा। लेकिन उस दरमियान में मैं देखता हूं मिड 90s से लेकर के अभी तक की जो राजनीति, अभी हम यूके की चर्चा करेंगे अतुल भाई, तो मैं चाहूंगा कि आप यूरोप का भी पूरा एक बार लें, क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल खांचा बड़ा खींचेंगे। और मैंने तो इंटरेस्टिंग रहा वो। मैंने जब पहली बार मैं वहां पे आज तक के लिए कवर करने के लिए गया था, जब शुरू हुआ एज ए चैनल, उस समय 3-4 चुनाव मैंने यूरोप के जो व्यक्तिगत रूप से देखे, मैं उसको कंपेयर करता हूं आज 25 साल बाद, तो लगता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मतलब एक तो वो वाला ब्रिटिश चुनाव, जिस समय मैंने देखा कि लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कॉकस था, मतलब वहां पे सबसे बड़ा, और सारे इंडियंस लाइन लगा के जो है लेबर को ही वोट देते थे। और उसके इस दफे कदापि नहीं दिया है, कदाचित नहीं दिया है, इस दफे उल्टा वोट पड़ा है। उल्टा हुआ है, और वो सुई डेविड कैमरॉन के वजह से घूमनी शुरू हुई। मुझे लगता है कि शायद उसमें, अब मुझे नहीं पता कि कैमरॉन साहब का ज्यादा पॉजिटिव रोल था या कॉर्बिन साहब का नेगेटिव रोल था, मैं नहीं समझ पाया हूं अभी तक। लेकिन उसके दोनों बाद था, दोनों था, दोनों दोनों था। हुआ एक साथ, क्योंकि कैमरन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया वेम्बली में जी, और बोला कि भाई चाय वाला नहीं बन सकता था प्रधानमंत्री, कांग्रेसी कहते थे, देखो चाय वाला प्रधानमंत्री एग्जैक्टली, बन गया। तो एग्जैक्टली। उससे क्या हुआ कि जो नारियल थे, मणिशंकर अय्यर की तरह, करण थापर की तरह, वो तो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, और अंग्रेज खुद जो है नरेंद्र मोदी की तरफदारी कर रहा था। तो जो गुजराती वोट था वो तो तुरंत आ गया, और भारतवासी वोट बहुत पलटा। और कॉर्बिन बड़े फिलिस्तीन और कश्मीर के इस हिमायती हैं, चक्कर में तो और मुस्लिम वोट तो आया लेबर को, लेकिन उससे क्या हुआ कि उल्टा असर पड़ा और हिंदू वोट चला गया। तो अच्छा, एक जरूरत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम अपने श्रोताओं को बता दें, कि ये जो मतलब वहां का मुस्लिम मतदाता नाम की चीज है जो यूके का, उसके बारे में जो कहा जाता था कि वो लेबर को वोट देता है, लेबर को वोट देता है, तो ये अब तथ्यात्मक रूप से आ चुका है सामने। इन चुनाव में दरअसल मुस्लिम सीटों पे लेबर को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, इस दफे नहीं और हुआ, इस दफे नहीं तो बड़ा, दिया, पहले हाँ पड़ा है। इस और दफे बड़ा हाँ, मजेदार मजेदार। रिजल्ट आया है। और अच्छा, इसको अगर उसका कोई, उसका एक कारण संभवतः ये हो सकता है कि कियर स्टारमर की पत्नी यहूदी हैं, ज्यूइश हैं। वो भी है, और दूसरा और एक वो बात है, इजराइल केरी पे, स्टारमर जितना समझ वो में आया कि वो उन्होंने इसराइल एक के, मिनट, और उन्होंने इजराइल पे बिल्कुल ही फिलिस्तीनी जो है साथ नहीं बिल्कुल दिया ठीक गाजा है, को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बात इतनी महत्वपूर्ण है समझनी, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे तथाकथित लिबरल मित्रों को बड़ी तकलीफ होने वाली है। मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि एक तो क्या है कि पूरे यूरोप का माहौल जो एक तरह से एंटी इमिग्रेंट और राइट ऑफ सेंटर हो रखा है अभी, उस पूरे लफड़े के बीच में यूके का रिजल्ट जैसा लग रहा है उल्टी तरफ गया है। तो कोई गलतफहमी ना पाले, ये उल्टी तरफ कतई नहीं गया है तुम भाई, एक जहां मिनट, उससे जाने से पहले थोड़े आंकड़े दे दें। हाँ तो देखिए, इस दफे के चुनाव में 60% लोगों ने वोट दिया। जी, ये 1885 के बाद सेकंड लोएस्ट टर्नआउट है। इसके पहले जो लोएस्ट टर्नआउट हुआ वो हुआ 2001 में 59%। तब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 2019 में मात्र 5 साल पहले 69% टर्नआउट था, तो 9% गिरा है टर्नआउट। अच्छा, लेबर को वोट 2017 में पड़े 12,877,918, 12,877,918। 2019 में पड़े 10,000,000 10 मिलियन 269 और 51, टेन और इस मिलियन बार टू पड़े हंड्रेड सिक्सटी नाइन एंड 51।
2024 में मिले हैं नो। 9 मिलियन भारत छह है, सौ भारत छह है सौ 10 से 9। 686 327 9,686,329। जिसका तो मतलब ये है वोट यूं जा रहे हैं और सीट यूं जा रही है। क्यों जा रही है? अच्छा, और रिजल्ट बता दूं। लेबर को मिले 33.8% वोट और 412 सीटें। कंजर्वेटिव को मिली 23.7% वोट, 121 सीटें। रिफॉर्म को मिले 14.3% वोट, 5 सीटें। लिबरल डेमोक्रेट्स को मिली 12.2% वोट और 72 सीटें। 72 सीटें। ये 1923 के बाद इनका सबसे अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ये सिर्फ 11 सीटें पाए थे 2019 में। बिल्कुल। ठीक। अल गैफ मेरा मित्र, इनका जो है स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करता था, बड़ा हाँ तेज है। और काफी मैंने कल कॉल किए लिबडेम्स को, मैंने कहा कि यार तुमने काफी कमाल किया, बड़े प्रसन्नचित्त थे, लेकिन उन्होंने कहा हमने ये तय कर लिया हम फोकस करेंगे। हाँ वही हुआ। वो फोकस स्ट्रैटेजी, हम पूरे देश में अब लड़ नहीं सकते, हम कुछ सीटें हैं उन्हीं पे सारा जो है जी जान लगा देते हैं। खैर, लिबडेम से आगे चलें। ग्रीन को भी मिल गया 6.8%, 6%। ये और चार चमत्कार है। सीटें। हाँ। बड़ी बड़ी ये जरूरी आप बात है। थोड़ा सा मुझे समझाइएगा क्योंकि मैं मैं ग्रीन समझाता को हूं बाद में, यूरोप की पहले ब्रिटिश आंकड़े हो पार्टी जाए। मानता था। अच्छा, आप बता दीजिए, ये समझाइएगा आप मुझे जरा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उसको मिली 9 सीटें, उसका वोट शेयर गिरा, मुझे ये नहीं पता कितने परसेंटेज में डिग आउट कर रहा था, वो इतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ स्कॉटलैंड में है। हाँ, अच्छा, स्कॉटलैंड में तकरीबन तकरीबन वो 30 से घट के 26 पे पहुंचे हैं। उनका अपना नुकसान हुआ है, नेशनल लेवल पे 2% के आसपास है वो लोग। हाँ हाँ। मतलब देखिए, उनके हाँ। यहाँ स्कैंडल इतना हुआ, उनकी लीडर जो हैं के साथ फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ, जो इतने साल फर्स्ट मिनिस्टर रही, निकोला स्टर्जन। फिर जो बंदा आया उनकी जगह, वो भी ठीक से संभाल नहीं पाया। तो एक तो बड़े दिन से वो सत्ता में है, हर पार्टी के साथ यही होता है, थोड़ा आउट ऑफ टच हो जाती है। और लेबर का कमबैक बड़ा गजब था, लेकिन बड़ा विभाजित देश है, क्योंकि एक चीज पे सब लोग गौर फरमाएं, और आपको तो ये सब चीजें पता हैं, लेकिन मैं श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि 92 सीटों पे पहले नंबर पे लेबर, दूसरे पे रिफॉर्म। 92 पे फर्स्ट लेबर, सेकंड रिफॉर्म। 84 पे, 84 पे लिबडेम्स और कंजर्वेटिव्स। ठीक। 41 पे लेबर और ग्रीन। दैट्स बिग। 41 पे लेबर एंड ग्रीन। 41 पे लेबर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी। 41 पे लेबर और एसएनपी। तो सोच लीजिए, कई सीटों पे लेबर कंजर्वेटिव की टक्कर ही नहीं रही। लेबर और रिफॉर्म की टक्कर है, लेबर और ग्रीन की टक्कर है, लेबर और एसएनपी की टक्कर है, और 92 सीटों पे लेबर और रिफॉर्म की टक्कर है। ये लेबर और कंजर्वेटिव की सिर्फ 84 पे है। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, का जो वोट शेयर गिरा है वो 20% से गिरा है। ये सबसे बड़ा जो है गिराव है इतिहास में। किसी गवर्निंग पार्टी का ब्रिटिश हिस्ट्री में इतना गजब गिराव नहीं हुआ है। और कंजर्वेटिव्स बहुत दिन तक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के फायदा उठाते लाभकारी थे, हैं। उनको बड़ा फायदा हुआ। इस दफे उसी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट उसके मार मार सिस्टम खाई को उन्होंने। ध्वस्त कर दिया। इस बार मार खाई उन्होंने उसकी। तो वो बड़ा, हाँ। इस दफे बड़ा ही विचित्र चुनाव रहा है। बाद में हम बहुत। इतिहास वगैरह की बात करेंगे। बड़े बड़े चुनाव हुए हैं कई इतिहास में, जिन्होंने ब्रिटिश समाज को बदला है, ब्रिटिश राजनीति को बदला है। उस पे बात करेंगे। आप पोलस्टर हैं, आपकी अच्छी पकड़ है। आप बताइए, ये जो आंकड़े मैंने अभी गिनाए, इनका महत्व क्या है? देखिए, पहली चीज तो उसमें ये समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का फायदा इस बार लेबर को मिला है, मुझे हम्म। अभी भी ये पॉजिटिव मैंडेट नहीं लग रहा है।
पॉजिटिव मैंडेट से मतलब ये होता है जब एक सामान्य तौर पर जो गवर्निंग पार्टी है उसका स्विंग जाता है विपक्षी पार्टी को, और विपक्षी पार्टी ज्यादा वोट और ज्यादा सीट लेके सत्ता में आती है। वो कहती है जैसे कि जैसे देखिए 1900 1900 नहीं 1979 हाँ 1979 में 80 में मार्गरेट थैचर को मिला। बिल्कुल। उसके 1900 बाद में जॉन मेजर के बाद में और जितनी बार भी सत्ता परिवर्तन वहाँ मेजर हुए, 1997 में मिला इनको, 97 में मिला, हाँ एग्जैक्टली, टोनी ब्लेयर को मिला। टोनी ब्लेयर को मिला। हाँ ये होती है एक्सट्रीम स्विंग्स आते हैं। 1979 हुई, हाँ, 1997 हुई। या भारत के संदर्भ में बोले तो 2014 हाँ जैसे नरेंद्र मोदी को स्विंग मिला मेजर और वो उस तरफ गए। तो एक तो ये है कि ये पॉजिटिव मैंडेट नहीं है, क्योंकि दरअसल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में उतने ही लगभग, और अभी आपने गिनाया ना 12 बिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से 9 मिलियन, मतलब बेसिकली टू बी फेयर 9 नहीं 9.6 तो 9.6, 10 मिलियन मान जो भी है, लेकिन जिस हाँ जिस 10 मान ले जिस वोट पर वो बुरी 9.686 है। तरह हारे थे आज से 10 साल पहले, उससे कम वोट पा करके वो बुरी तरह जीते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो रिफॉर्म ने वर्टिकल स्प्लिट मारा, बीच में दो फाड़ किया, नहीं नहीं अब एक इसको हम मिनट रोकूंगा। 12 मिलियन से ऊपर जब इनको मिला था, 12.87 13 मिलियन मान लीजिए, हाँ उस समय इन्होंने टेरेसा मे को काफी ठेस पहुंचाई थी। काफी ठेस पहुंचे। हाँ हाँ ये पिटे हैं 10 मिलियन से ऊपर पाके 10 मिनट, हाँ पिछली पिट गए, दफे। पिछली बार पिट गए थे, बुरी तो तरह पिट गए। 12 पे ठीक ठाक थे, लेकिन 10 मिलियन से ऊपर पाके भी इनकी रेड वॉल कोलैप्स कर गई थी। हाँ नॉर्थ इंग्लैंड की और पूरी 12 पे भी ढह सत्ता में गई नहीं थी। आ पाए थे, मेरा सत्ता केवल बिल्कुल नहीं आए, सत्ता में ऑपोजिशन में बिल्कुल थे। नहीं आ पाए थे, ठीक ना। तभी तो अब कियर ये स्टारमर का सितारा बुलंद हुआ, क्योंकि कियर एग्जैक्टली स्टारमर तो मार्च 2015 में ही तो आए हैं राजनीति में। एग्जैक्टली जैसे जैसे सितारा बुलंद ऋषि सुनक साहब का हुआ था, वैसे इनका हुआ। मतलब इस समय जैसे कुंडली में राजयोग होता है ना, राजयोग आने के बाद में कौन कहां से कैसे सत्ता में पहुंचेगा इंसान को पता ही नहीं होता कि हम कैसे सत्ताधीश हो गए। तो ये वैसा कुछ हुआ है। और अपने अपने श्रोताओं को जानकारी के लिए बता दें कि मतलब इसको मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे अपने यहाँ पे देसी तरीके से समझाया जाए। तो शायद देसी कंपैरिजन ऐसा होगा कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो गई आपस में और कांग्रेस स्वीप कर गई। अगर अगर भदेश भाषा में समझाएं तो यही होगा। क्योंकि अगर आप रिफॉर्म जो कि राइट विंग है, कंप्लीट राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, और जिसको शिवसेना से आप कंपेयर कर लें, उद्धव ठाकरे वाले या पुराने उस तरीके से बाल ठाकरे वाली, और मैं नाइजल फराज पे टिप्पणी बाद में दूंगा, पहले हाँ आप कह हाँ, लीजिए। तो अगर आप इन दोनों के वोट जोड़ दें तो भाई तो वो 38% होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये बंटवारा नहीं होता, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं संदर्भ में क्योंकि मैंने कल से ही अपने यहाँ के कई सारे वाम, मैं पंथ तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उन सज्जनों का कोई पंथ ही नहीं है, वो कहते हैं वाम है लेकिन पंथ नहीं है कुछ भी उनका। वो जो उनके बाछे जो शरीर में जहां पर भी है उनकी खिली हुई है अभी इंग्लैंड के नतीजे आने के बाद से, उनको ऐसा लग रहा है जैसे यूके का रिजल्ट एक तरह से अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ यूरोप, वो प्रो लेफ्ट रिजल्ट आया है। हम्म। तो मैं ये गलतफहमी उनकी दूर करना चाहता हूं। एक और चीज है कि इस समय कियर स्टारमर एक तरह से ये आइडियोलॉजिकल बिल्कुल नेता नहीं, ये तो मैनेजीरियल नेता है। अगर आप एग्जैक्टली देखिए, इन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस चलाई, ये इन्होंने। बताइए थोड़ा, ये श्रोताओं को थोड़ा सा इसमें डिटेल बताइए, अच्छा जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल बड़ी बताता हूँ। महत्वपूर्ण देखिए, है। हाँ एक जमाने में भैया आप तो जानते हैं, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में जी था, जी जी जी। भारतीय पुलिस सेना में था, सेवा में था। तो इंडियन पुलिस सर्विस क्या है कि एक कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि हम्म, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ बनाया नौकर का खाना। नौकर का खाना क्या है कि भैया हमको तो इनको गुलाम रखना है, तो जिले में हमको एक चाहिए दुर्योधन। हम्म, तो ठीक है, दुर्योधन का काम क्या है भैया, कब्जा करके रखेगा, जिलाधिकारी। याद रखिए, ठीक है। अधिकारी है, हाँ कर्तव्यकारी नहीं है, अधिकारी, जिला अधिकारी। जिलाधिकारी, ठीक वो ठीक है वो। और गवर्नर को वो आंसर करेगा, गवर्नर करेगा वाइसरॉय को, लाट साहब को। और काम क्या है इनका, कलेक्टर काम है कर वसूलना। ठीक, उसी पे तो चला था ना एम्पायर, और अच्छा नहीं, इसमें चलाया कलेक्टर अपने। कलेक्टर शब्द कहीं और प्रयोग नहीं होता, कहीं यही नहीं तो। होता भाई, हाँ ब्रिटेन में तो नहीं, अपने हाँ यहाँ तो नहीं लूट रहे थे, हाँ लूट तो हमें रहे थे, लूट वो शब्द हमें, भी लूट के ले गए। हाँ ठीक तो है। अब
तो अब सीधी बात यह है कि दुर्योधन का काम था भैया कलेक्ट कर कर, और दुर्योधन का भाई था दुशासन, जिसका काम था चीरहरण, कि अगर बिल्कुल। द्रौपदी न माने तो भैया उसको निकाल ले साड़ी उसकी। तो अब चक्कर यह है कि हमारे यहां तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है भैया, पुलिस ओवरस्ट्रेस्ड है, पुलिस वैसे भी मारपीट के ही चलाती थी। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में लॉ कभी नहीं रहा, ऑर्डर रहा। ऑर्डर। अंग्रेजों हाँ के भी समय हाँ, ठीक लॉ बात। थोड़ा बहुत था, ऊपर ऊपर इलाहाबाद में, लखनऊ में, कबाल टाउन में, दिल्ली में, कलकत्ता में, वो तो मद्रास जब में। कोर्ट में अतुल भाई जब फाइल पहुंचती तब लॉ आता है, हाँ तो उसके पहले लॉ नहीं हाँ है, उसके पहले बिल्कुल। केवल ऑर्डर। तो बिल्कुल सही और बात बोली। अंग्रेजों का कोर्ट सिस्टम ठीक ठाक था, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अंग्रेज जज थे, अंग्रेजी में लिखते थे, अच्छी अंग्रेजी लिखते थे, लॉजिक थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे ज्ञानी लोग थे। वॉरेन हेस्टिंग्स तो फारसी भी जानते थे, बांग्ला भी जानते थे, बड़े आदमी थे। तो और ये बहुत जल्दी आ गए, तो इस तरह के कई लोग आए और बड़े इंप्रेसिव लोग थे। तो लेकिन लॉ कुछ लोगों के लिए था, बाकी जगह क्या था कि लोअर के आदमी को नीची पगार दो, कम पगार दोगे तो घूस लेगा। जब भूरे आदमी दूसरे भूरे आदमी से त्रस्त हो जाएंगे तो गोरे साहब के पास आएंगे। तो ये जो अंग्रेजों का सिस्टम हमसे अलग कैसे था, मतलब जो देखिए, उन्होंने तुम्हें अपने मैं लिए ये संभाला? पहले बता दूं तो फिर आप जो है थोड़ा बहुत न्याय कर देंगे। अंग्रेजों ने अपने यहां धीरे धीरे बनाया। तो एक तो पुलिसिंग बनाई, कम्युनिटी पुलिसिंग। देखिए इंग्लैंड में आप भी गए हैं, मैं तो रहा हूं कई साल। बॉबी बिना हथियार के घूमता है। कभी खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए, जैसे एक दफे मैं अटैक हो गया था, मैं गया पुलिस के पास और भाग भाग के, अच्छा आप यहाँ रुकिए, इतने विनम्रता से बात किया। जो इन्वेस्टिगेटिंग कांस्टेबल था, कांस्टेबल ही था बेचारा, उससे मेरी अच्छी मित्रता हो गई। म्यूजिक की बात हुई, इसकी बात हुई, बोला देखिए बहुत बुरा लगा हमको, हम सीसीटीवी रिव्यू करेंगे। अंत में वो ट्रेस नहीं कर पाए कोई, वो जो अलग आदमी, विषय। हाँ। वो अलग विषय है, लेकिन देखिए कितने विनम्र थे। ठीक है। एक दफे और मेरी चोरी हुई, दोनों दफे व्यवहार अति उत्तम था। हम्म। ठीक। तो पहले क्या होता है कि भाई पुलिस के पास जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। हमारे यहाँ क्या है कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मतलब उसको छोटा सा थाना है, उससे आप गश्त भी लगवाओगे, उससे आप जो है मंदिर में जो है ड्यूटी पे भी लगा दोगे, वीआईपी ड्यूटी पे आधे टाइम लगाए रहोगे, उसके बाद क्राइम होगा बोलोगे इन्वेस्टिगेशन भी कर। और इन्वेस्टिगेशन करने की ना ट्रेनिंग है ना टाइम है। ठीक। और आईपीएस बाबू तो साहब हैं, हम्म। वो तो कुछ करते नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में क्या किया कि ठीक है, पुलिस को पहली चीज कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह तो ट्रस्ट काफी है, तो इंफॉर्मेशन आई। और फिर काफी उन्होंने अच्छा स्पेशलाइज क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स वगैरह बनाए, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड है। तो इन्वेस्टिगेशन बड़ा तगड़ा करते ज्यादातर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन होता है, कि ठीक है आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो एक प्रोसिक्यूटिंग सर्विस हो ना, जो कि कोर्ट में जाके आर्ग्यू करे, जिसका वकील अच्छा हो। हमारे यहाँ तो प्रोसिक्यूटर तो बंदर होते हैं आधे, डिफेंस काउंसिल ठीक ठाक होते हैं अगर आप तगड़ी पार्टी हैं। हम्म। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस काफी अच्छी सर्विस है। हम्म। और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस चलाना बड़ी चीज है। तो मैनेजर अच्छे हैं ये बाबू, नाइट भी किया इनको, टोरी गवर्नमेंट ने ही नाइट किया। तो हम्म। ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे। और जुडिशियल सिस्टम तो इंग्लैंड का अच्छा है ही। ऐसा नहीं है कि 20 साल लगते हैं कोर्ट केस आने में, अभी भी अधिकांश चीजें इंग्लिश लॉ पे चलती हैं। मैंने वकालत की, आईपीएस छोड़ के फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की, फिर लॉ किया, वकालत की लंदन में। तो लॉ तो अच्छा है उनका, पहले से जो भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन सिस्टम तो ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, उसके बाद कन्विक्शन, यार रिलीज, जो मतलब भी। बेसिकली बेसिकली कानून के इंसान है, अगर हम इसको कानून ये के हैं, समझे तो ये और बिल्कुल। भावना और प्रधान नहीं है, कानून प्रधान ज्यादा कानून, है। और देखिए लीड्स यूनिवर्सिटी गए तो पहली यूनिवर्सिटी तो एलीट नहीं थी, हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि इंग्लैंड में सेकंड चांस कम होते हैं। हाँ। ज्यादातर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लोग हैं। आप देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक विंचेस्टर के हेड बॉय थे। विंचेस्टर बहुत नामी गिरामी पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल, पुराना प्राइवेट स्कूल। correct। और उसके बाद ये आए फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की ऑक्सफोर्ड में, वही डिग्री जो मैंने की। ये मैं मुझसे 2 ही 3 साल पहले, 2 ही साल पहले थे मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरे एड डेवी जो लिबडम के हेड हैं, वो एकदम की भी जो है। फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की।
मतलब जो ऑक्सफोर्ड से ऑक्सब्रिज वाला जो हिस्सा है उसी तो में से माफिया निकले है, लोग हैं। ऑक्सब्रिज का वही हाँ, चलाता है वही राजनीति और चलाते बाकी हैं। चीजें, लेकिन एड डेवी भी पीपीई की है, वो भी हेड बॉय थे अपने स्कूल के। तो दोनों हाँ। काबिल पढ़ाकू लोग थे। हम्म। कियर स्टारमर ऑक्सब्रिज में नहीं घुस पाए, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, पुलिस है। लीड्स गए, लेकिन उसके बाद आए ये बीसीएल करने, जो कि बड़ी नामी गिरामी डिग्री है। बहुत से हम्म। लोग कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड से फलानवा करके आगे मास्टर्स। फॉर ऑक्सफोर्ड भी अब पैसे के लिए बहुत डिग्रियां बांट रहा है, लेकिन उनकी जो अंडर ग्रेड डिग्री है और जो जो पुरानी डिग्रियां हैं बीसीएल, वो बड़ी तगड़ी हैं। तो कियर स्टारमर लीड से उठ के फिर ऑक्सफोर्ड बीसीएल करके, और फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड रिटायर किए, उस क्वींस काउंसिल भी थे। तो दिमाग के आदमी है, ठंड दिमाग के आदमी है, ज्यादा इमोशन नहीं है। एक दफे मुस्कुराए हैं 10 साल में, जब डाउनिंग स्ट्रीट में हाँ घुस रहे थे हाँ, बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा बड़ी महंगी मुस्कुराहट है, बड़ी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी मुस्कुराहट हाँ, बड़े मुश्किल से मिलती है। और बड़े गहरे पेट के आदमी हैं, जैसे किसी को पता नहीं था कि इनकी बीवी ज्विश है बहुत है। दिन तक, किसी तो को ये इनके दर्शकों बच्चों को के ये बारे बात में नहीं बताते पता है। चलें, ये अतुल भाई, ये दर्शकों को ये बात अपने बताते चलें कि कीर स्टारमर ने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान एक बार भी प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड नहीं लिया, इनफैक्ट रिफ्यूज किया लेने से। हाँ, उन्होंने इसराइल के डिफेंस में बात बोली। बिल्कुल। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि लेबर पार्टी के सत्ता में आने के कारण कुछ नीतिगत बदलाव बहुत बड़ा हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी में, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत दुख फॉरेन होगा। क्या, इकोनॉमिक पे भी ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ एक हाँ, बड़ी चीज कही कही है कि भाई हम इंडिपेंडेंट स्कूल्स पे, प्राइवेट स्कूल्स पे टैक्स लगा देंगे। टैक्स इतना ही ठीक है, बोला है, इससे ज्यादा इतना नहीं। ही बोला है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, उसमें बहुत सारे लोग पॉलिसी जो। टर्म्स में, एक मिनट, पॉलिसी टर्म्स में अगर 1950s, क्योंकि हाँ। मैं आपको बात करने के पहले वीडियो पे बता ही रहा था कि मैंने ब्रिटिश पॉलिटिक्स की का पेपर किया था ऑक्सफोर्ड में, ब्रिटिश हम्म। सोशल हिस्ट्री भी की थी ऑक्सफोर्ड में, और मेरे गुरु माइकल हार्ट थे। हम्म। तो बड़ा इन सब चीजों पे अध्ययन कराया उन्होंने, और एक शब्द मुझे अभी तक याद है और मैं पढ़ता रहता हूं उसके बारे में बीच बीच में, बटस्किलिज्म। हम्म। बटस्किलिज्म क्या था कि आरएबी बटलर टोरी पार्टी के चांसलर थे, अच्छा। और ह्यू गेट्स के लेबर पार्टी के चांसलर थे। हम्म। 45 में लेबर पार्टी जीती, उसके हम्म। बाद चर्चिल फिर आ गए 91 के चुनाव में, हैं, हम्म। और उनके चांसलर थे आरएबी बटलर। हम्म। लेकिन गेट्सकेल और बटलर की आर्थिक नीतियां एक थी। हम्म। कंजर्वेटिव पार्टी ने एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस को नहीं हटाया, हम्म। पहले ही, पहले जरूर विरोध किया 45 में। तो लेबर और टोरी की नीतियां करीब करीब एक हो गई। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने यह शब्द इजाद किया, बट्सकिलिज्म, की भैया कोई आए कोई जाए, नीति तो नहीं बदल रही। नीति वही नहीं बदलेगी। और ऋषि सुनाक और हमारे जो है कियर स्टारमर की नीतियों में कुछ खास फर्क नहीं है। देखिए, ये भी एक अतुल भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना भी यह है, इसको नेगेटिवली के बजाय दरअसल मैं थोड़ा सा राष्ट्रहित में, जिस भी राष्ट्र की हम्म, राजनीति है उसमें थोड़ा पॉजिटिव लेता हूं कि वैचारिक मतभेद, वैचारिक विभाजन कुछ मुद्दों पे होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन 99% चीजें ऐसी होती हैं अतुल भाई जिसमें देश के हित में दरअसल पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस में बदलाव नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में, और हम्म। होता भी नहीं है। जैसे यूएस के ही मद्देनजर आप देख लीजिए, यूएस में कोई बाइडेन साहब ने इसराइल के मुद्दे पे कुछ अलग स्टैंड ले लिया क्या? आप ये बताइए, नहीं लिया कैसे ना। लेंगे? कैसे लेंगे? अब वो उनके दाएं बाएं के जितने भी अगड़ पगड़ लोग हैं वो भले ही हल्ला मचाएं हजार, वही स्थिति है कि वो उनको एक वहां पे जो माइनॉरिटी वोट का अपना तजुर्बा है उनको लेना है, उसके लिए वो फुलझड़ी की तरह छूटते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्मर जो है दरअसल डेमोक्रेट से भी एक स्टेप आगे चले गए हैं इस पूरे दौरान। और इस चुनाव में जिस तरीके से माइनॉरिटी वोटर्स ने, खासकर मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह से लेबर को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद वो 400 सीट जो लेकर के आए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह से उन्होंने एक लाइन खींच करके बताई कि इसके बगैर, माइनॉरिटिज्म की पॉलिटिक्स किए बगैर भी चुनाव जीता जा सकता है, नतीजे आ सकते हैं, आप बना सकते हैं। हम्म, एक यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे समझना है आपसे वो ये है कि अमेरिका को जब आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूरोप में जो राइट विंग का उभार हुआ है
वो कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी के रिएक्शन में, मतलब उस तरीके के रिएक्शनरी उससे हुआ है, क्योंकि ओपन बिल्कुल हुआ बॉर्डर्स है, की जो नीतियां रही हैं, है ना। बिल्कुल हुआ है। ये तो मैं इसका कई दफे, मतलब ये तो हमारा फ्रांस का वीडियो रिलीज हुआ है, उसमें मैंने यही बात कही कि भाई पहले क्या एग्जैक्टली। था कि पहले फ्रांस अल्जीरिया पे राज करता था, जी। और जब अल्जीरिया इनके हाथ से छूटा तो बहुत से फ्रेंच भाग के आए अल्जीरिया से। जॉन मेरीन ले पेन वहीं या से आए, मरीन ले या पेन के पिताजी। एग्जैक्टली। और मुझे एकदम से आपने नाम बताया तो मुझे याद आया, मैं एक्चुअली वो चुनाव कवर करने के लिए फ्रांस में था, अतुल भाई। जो अच्छा, ओरिजिनल जिसमें वो सेकंड राउंड पहुंच गए थे, जो मरी ले पेन। बिल्कुल बिल्कुल, और हालांकि केवल चिराग से हारे 15% थे। वोट मिले थे। मुझे हाँ, अच्छे से याद है कि हाँ, मैंने वहां से जब P2C किया तो मैंने अपने देसी दर्शकों को समझाने के लिए यही बोला कि ये कुछ ऐसा हो गया चुनाव कि जिसमें सेकंड राउंड में अटल बिहारी वाजपेयी और बाल ठाकरे दो ही लोग खड़े हैं, और हाँ, सीपीएम वाले सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वाजपेयी जी को जिताइए। हाँ, ये बात एकदम सत्य है। सही ना। सारे लेफ्ट के लोगों ने भी चिराग को वोट दिया फिर था। आपको वोट देने के लिए बिल्कुल, बोला। तो लेकिन बड़े वो मत से पंद्रह जीते थे। 15% की वो जर्नी और उनकी बेटी की आज 35% का पहुंचना देखें, 25 साल पिछले में। दोनों चुनाव मैक्रों और मेरीन लपेन लड़े हैं। मैक्रों भी नई पार्टी लेके आया, सारी पुरानी पार्टियां खत्म हो गई फ्रांस की। सोचिए कि अगर भारतवर्ष में भाजपा भी खत्म हो जाए, कांग्रेस भी खत्म हो जाए, एकदम जी। नई पार्टियां आ जाए, तो क्या होगा। और दूसरी चीज कि मैक्रोन ने दरअसल राइट विंग का प्रॉब्लम समझा और उसने बहुत सारी लेफ्ट विंग की स्टुपिडिटीज को डंप किया, उस तरीके से उसमें, जैसे जो मिडिल ईस्ट को लेकर के उनकी पॉलिसी हो, चाहे हार्ड लाइन एक्सट्रीमिज्म के ऊपर उनका जो स्टैंड रहा हो, वो लेफ्टिस्ट की तरह दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे लोगों के हाँ, दिल वो तो टूटे। ensemble है ही कि सब लोग एक हाँ, साथ, वो सेंटर में आए, लेकिन अब उनको दोनों तरफ से मार पड़ी। पर अब वो अलग उनको दोनों तरफ से कहानी। मार पड़ती है। हाँ, हाँ। पर अलग कहानी, हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए, इमिग्रेशन बिल्कुल है, क्योंकि जो मैं बात कह रहा था, जॉन मेरीन लपेन आए और उनको सपोर्ट कहाँ से आया, अगर वो मैं जो गलत नहीं हूं तो आज 7 तारीख है। आज फ्रांस वाला आज ही इफेक्ट फ्रांस होना का, चाहिए। आज ही आनंद आएगा उसका भी। हाँ। उसका भी तो आनंद देखिए, आएगा। तो उनके हुआ ये कि जो फ्रेंच अल्जीरिया में थे, जो आए फ्रांस में, उन्होंने वोट दिया। अच्छा, हुआ क्या है, उन फ्रेंच परिवारों को धीरे धीरे वर्किंग क्लास हो गए। अल्जीरिया में तो ऐश कर रहे थे भाई, कॉलोनियल हाँ, पावर थे। अब उनके शहरों में, मार्से में जैसे, और भी छोटे नीस वीस में भी खूब अल्जीरियन आ गए, नॉर्थ अफ्रीका से काफी लोग आ गए। और फ्रांस में रेसिज्म था, तो इन इन जो है डेमोग्राफी बदल इमिग्रेंट गई। पॉपुलेशन के साथ रेसिज्म हुआ। और ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन, इसमें से कई वैसे भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये भी अडाप्ट नहीं कर पाए। कई बिल्कुल। रेडिकल मुसलमान भी हो गए। तो फ्रांस में जो है, एक फुटबॉल टीम का एग्जाम्पल है कि भैया आधे लोग जो है अफ्रीका या नॉर्थ अफ्रीका या फ्रांस के हम्म, किसी आइलैंड से हैं, और सब हाँ, मिलजुल के खेल लेते हैं। जिनेदीन जिदान देखिए, हाँ, बेरबेर थे बिल्कुल। अल्जीरिया से, वो तो पूरे ही यूरोपियन हो गए। बीवी हम्म, उनकी स्पेनिश है। वो तो बिल्कुल ही नेशनल हीरो हैं। कल चुनाव लड़े तो शायद हाँ, वही जीत जाएं वही बाबूजी। बिल्कुल। लेकिन एक और वो भी है, लेकिन दूसरी ओर बाकी लोग हैं करीम बेंजेमा की तरह। तो वो, उनका जो है एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ है। और भी कई लोग हैं जो शाली हेब्दो का देख लीजिए कि भैया कुछ इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि आके भाई गोली मार देते हैं लोगों को। जी, जी। चलिए माना शार्ली हेब्दो के लोग प्रोवोकेटिव थे कि भैया मोहम्मद की वो बना दिए उन्होंने कार्टून, लेकिन अगर आप लेकिन जो फ्रांस में, जो वहां का फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो दायरा है, वो उसके अंदर उसमें वो आते हैं, बाहर के हाँ, बाहर के लेकिन कोई। अगर आप फ्रांस में हाँ, आकर अगर आप फ्रांस में रह करके आप कर रहे हैं, उनके ये फ्रीडम ऑफ, करेंगे वो तो सही गलत रिएक्शन तो किया होगा वो ही। उस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन हाँ। रिएक्शन तो होगा ही। हाँ, अब लेकिन चक्कर यह है कि फ्रांस का वेलफेयर स्टेट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्लास सीलिंग भी है। तो हो क्या गया है कि असंतोष बहुत है। अब याद करिए कितने दंगे हुए थे सार्कोजी के समय, इनफैक्ट कितने शहरों में हुए थे। वो अभी हमारे अभी वीडियो में है, आज पिछले जो वाले वीडियो में आशंका है है, फ्रांस पे, ये आज सारा आशंका वीडियो भी है। वही है। अतुल भाई, जितना मैंने पढ़ा उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर मैरी ले पेन अच्छे से जीत जाती हैं तो इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बड़ी तादाद में दंगे होंगे वहां पर, क्योंकि जो देखिए, पहले राउंड के इस बाद में दफे दंगे हुए इस दफे तो मुश्किल है इनका आना, क्योंकि हो क्या गया है, सब लोग गैंग बना लिए सब हैं। मिल गए। जो 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 25 साल पहले उनके पिता हाँ, के साथ में हुआ था, लेकिन वही इस समय होगा। हाँ, हाँ। लेकिन यह है कि मान लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी आती है रासेम्बlement नाशनल, हम्म, ठीक है, और बाकी लोग मिलके सरकार बना लेते हैं, लेफ्ट के ensemble के, वो आपस में ही टूट मरेंगे, लड़ मरेंगे।
तो हाँ यूरोप में देखिए जो फार राइट का उत्थान हुआ है वो एक चीज के कारण हुआ है, दो चीजों के कारण। कई कारण है लेकिन दो प्रमुख कारण है। पहला कि इमिग्रेशन एक इतनी बहुत आसान बड़ा। चीज नहीं है, हाँ क्योंकि अगर इमिग्रेशन उन लोगों का है जो दूसरे धर्म के हैं, और यूरोप में रिलीजियस वॉर्स हुई थी, क्रूसेड छोड़िए, प्रोटेस्टेंट कैथलिक में एक तिहाई यूरोप मर गया था। जर्मनी में तो 25 से 40% अनुमान है अलग अलग इलाकों में। ठीक। तो अगर इतना झगड़ा, इतना विवाद प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच हुआ 1517 से 1648 के बीच, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं रहे, चलिए सेकुलर हो गए हैं सब लोग, यूरोपियंस तो सेकुलर हैं, लेकिन एक रिलीजियस सोसाइटी और एक जिसमें डिवीजन ऑफ चर्च और स्टेट क्लियर नहीं है, और एक सेकुलर सोसाइटी में तो बिल्कुल थोड़ा तो फ्रिक्शन होना ही होना है, घर्षण फ्रिक्शन होना ही होना होना ही है। है। अब वही देखिए, दिख रहा है, और वही तुर्क लार्जली देख दिख रहा है। लीजिए, जर्मनी के तुर्क हाँ 65% जर्मनी एर्दोगान को वोट देते अरे हैं। मुझे तो सबसे नेदरलैंड्स के ज्यादा तुर्क आश्चर्य हुआ अब जब तो, मैंने सुना कि स्कैंडिनेवियंस में फार राइट आने लगे। हाँ, हमें कभी कल्पना स्वीडन नहीं में भी की, आ गए, कभी स्वीडन में भी कल्पना आ की गए। थी हम लोग ने। कभी ये असंभव सा लगता था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब ये हो गया मुल्क जो मतलब बिल्कुल ही मिडिल ऑफ द ग्राउंड, सबसे ज्यादा लिबरल ओपन, जो जो उस तरीके के हैं, वहां पे राइट विंग का उभार हो जाना। और वो आपका कहना सही है कि ठीक। बेसिक तो बात एक तो मैंने जो यही बात देखिए। कही कि रिलीजन की, भैया एक सेकुलर सोसाइटी है, चर्च और स्टेट सेपरेट है, फ्रांस में तो लैसिते है। दूसरी रिलीजियस सोसाइटी है जिसमें और ज्यादातर आपके इमिग्रेंट पढ़े लिखे नहीं है, और वो एर्दोगान के समर्थक हैं, फ्रांस में हो, नेदरलैंड्स में हो, जर्मनी में हो। अच्छा, वो डिस्क्रिमिनेशन भी सह रहे हैं। तो एक तो हो गया ये। अच्छा, दूसरा, इमिग्रेशन हमेशा थोड़ा मास इमिग्रेशन प्रॉब्लमैटिक होता है। और दूसरा है आर्थिक। हाँ यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इन्फ्लेशन एकदम खा गया। यूरोप की इंडस्ट्री बैठ गई। नॉर्थ इटली और जर्मनी दो जगह इंडस्ट्री थी यूरोप की, दोनों एनर्जी कॉस्ट खा गए। अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म भी उसी समय हुआ, और चाइनीज डिमांड भी मर गई, तो उनको तो तीन तरफा मार पड़ी। हर तरफ से लात खा रही है, हर और तरफ से। और जो यूरोपियन एलीट है आज की, उसमें जान नहीं है, वो मरी हुई है। वो थोड़ी सी वाजिद अली शाह वाली एलीट है कि ठीक है, इनके दादा परदादे वर्ल्ड वॉर 1 लड़े हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 लड़े हुए हैं, दबंग हैं, पहुंच गए हर जगह। भैया, अभी मैं एनकी पढ़ रहा हूँ विलियम डैलरिम्पल की। फ्रांसीसी आए बैठे थे, अंग्रेज आए बैठे थे, इंडिया के लिए लड़ रहे थे, ड्यूप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव। हम्म। वो भी एक जमाना था। अब ये लोग जो हैं उसी में फंसे हुए हैं कि भैया, तो अपने घर बचा लें अब तो बहुत है। हाँ, अब तो इसमें बाहर क्या फंसे दादागिरी हुए हैं करेंगे, छोटी अपना घर मोटी बचा चीजों लें में, वो बहुत है, और बिल्कुल बिल्कुल। कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक डेमोग्राफी का अलग चैलेंज है, बुढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, और इनके पेंशन बर्डन बहुत हैं, डेट बर्डन बहुत हाई। तो इनके साथ तो डेट, डेफिसिट, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, सब मतलब यूरोप तो इस समय क्राइसिस में है। देखिए जो और दर्शकों, एक, बस एक केवल और बात, दर्शकों के लिए मैं आपको एक और बता बात दूं, मैं बता जो दूं बात यूरोप आपने की। बोली है तो भाई मैं नहीं, समाप्त नहीं। कर देता हूँ इस चीज को, एक हिस्से को, अदरवाइज हम अच्छा। रह जाएगा, क्योंकि सारे दर्शकों को उतनी पृष्ठभूमि हमारे नहीं पता है जितना आप बता रहे हैं। तो आर्थिक नीति और इमिग्रेशन का जो आपस की जो रिलेशनशिप है, वो आप अगर भारत समझते हैं तो भारत में आसाम से समझ लीजिए कि आसाम में जिस तरीके से बड़ी तादाद में शरणार्थी आए, और शरणार्थियों के कारण वहां की इकोनॉमिक्स जो चरमरा गई, आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा गई, और वो चरमराई इस हद तक कि आज की तारीख में वहां पर असमिया मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम के बीच में कंफ्लिक्ट दिखाई देता है। क्योंकि केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कंफ्लिक्ट है, नहीं। वहां पे असमिया स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम में भी कंफ्लिक्ट है, क्योंकि समस्या रिसोर्सेस की है। देखिए, रिसोर्सेस फाइनाइट है। वही बात मैं कहने वाला था कि मैं एक और चीज ये कह रहा था कि जब आर्थिक हालात खराब होते हैं, जब एक थाली होती है हाँ, और आपके पास 2 रोटी के बजाय 1.5 रोटी बची, क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमी अब और जर्जर आदमी चार है, हो गए। आदमी 4 हो गए, तो उस रोटी पे झपट्टा सब लोग मार रहे हैं, सबको एक कौर और चाहिए। हाँ, और जिसकी थाली है वो कहता है कि यार ये तो मेरी थाली थी ना। देखिए, इंसान बांटता तब है आसानी से जब चार रोटी हो, मेरे मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है खाने के लिए।
हाँ। बेसिक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये हर जगह पे लागू होती है, इसका धर्म से और जाति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मामलों में मुझे मार्क्सिस्ट के एक्सप्लेनेशन जो इकोनॉमिक्स को लेकर के ना, कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द इकोनॉमिक्स स्टूपिड, वो वाली जो बातचीत लगती है मुझे सार्थक लगती, टू लगता है सम कि डिग्री, टू सम डिग्री, टू बट ये सम भी डिग्री, बात, हाँ ये भी बात टू सच है सम कि डिग्री, टू सम डिग्री। रईस वही देश हुए जो कि हाँ प्रोटेस्टेंट थे। तो मैक्स हाँ, वेबर की बात भी सच है, प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक बिल्कुल वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि इसलिए क्योंकि भारत अगर के आपके पास संदर्भ बहुत में, रिसोर्सेज हैं हाँ और हाँ, अगर आपके पास वर्क एथिक नहीं है, इनोवेशन नहीं है, कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल तो आप सब बिल्कुल गंवा बिल्कुल। देंगे। तो भारत के संदर्भ में इनको समझना है, वो आसाम से समझ सकते हैं, या फॉर दैट मैटर आप बांग्लादेश से आए हुए लोगों को छोड़ दीजिए कोने, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से जो लोग पंजाब जाते हैं मजदूरी करने कृषक गांव में, वहां पर आप उनसे समझिए वो जिस तरीके का फ्रिक्शन हो रहा है, या उत्तर भारत के जो मजदूर तमिलनाडु में काम करने जा रहे हैं, केरल में काम करने जा रहे हैं, वो जो फ्रिक्शन हो रहा है। देखिए, आर्थिक चीजों का सामाजिक और राजनीतिक इक्वेशन से सीधा लेना देना है। हम्म। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ लोग बहुत भर गए हैं बाहर से, वो ये भूल जाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने, उनके बच्चों ने वो काम करने ही बंद कर दिए हैं जिनको बाहर के लोग आके काम करना है। बिल्कुल। सब लोग लाट साहब हो गए हैं, किसी को भी अपना हाथ पैर हिलाना नहीं है। अब पंजाब आज की तारीख में, माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा अन्नदाताओं की भारत में बातचीत हुई, लेकिन सच्चाई ये है अतुल भाई कि पंजाब में आज की तारीख में अपना शरीर लगाकर किसानी करने वाले पंजाबी कितने बचे? जमींदार ज्यादा बच्चे हैं जो कि बिहार के लेबर लेकिन बुलाते हैं। पंजाबी कनाडा में तो कर रहा है ना। अब कनाडा की बात अलग है। और कनाडा इटली में को तो मैं बहुत मोज़रेला। सपोर्ट करता हूँ, खालिस्तान बनना चाहिए और कनाडा में बनना चाहिए, मैं पूरी तरह उसको सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर जगह पे इमिग्रेशन या इंटरनल या एक्सटर्नल जो माइग्रेशन होता है, उसमें उसकी एक अर्थनीति का एक रोल है। तो लोगों के पास यशवंत भैया, रिसोर्स आपने नहीं। एक बड़ी अमुक प्रमुख बात कही, अमुक, जो है कि मेरा एक मित्र है एलेक्स ग्लॉय, जी इकोनॉमिस्ट है, जो फेयर ऑब्जर्वर पे बड़े अच्छे लेख लिखता है। तो जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो एलेक्स ग्लॉय को जरूर पढ़ें, बड़ा विद्वान आदमी है। तो एलेक्स ने यही बात मुझे बताई कि यार, बेकरी में जब वो जाता है तो सारे के सारे बेकरी में काम करने वाले इमिग्रेंट हैं, सारे। बिल्कुल। हाँ आज के दिन जर्मनी में इमिग्रेशन पॉपुलेशन अमेरिका से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टमाटर, जो है उठाने वाले, आपकी जो है स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जो जिसे अंग्रेजी में कहेंगे लिटरली बैक ब्रेकिंग वर्क, वो तो कोई करेगा नहीं, वो अमेरिकी या नहीं करते, जर्मन या वो फ्रेंच। माइग्रेट्स करते हैं अतुल भाई, इसमें माइग्रेट कर कोई रहा है। शक नहीं। दिल्ली में आपको याद होगा, दिल्ली में भाई रिक्शा और सारा मैनुअल लेबर करने वाले हमारे यूपी और बिहार के भैया लोग आते थे, बेचारे करते थे। आज की तारीख में बांग्लादेशियों ने रिप्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि वो उनसे भी सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये एक पैटर्न है हम्म। जहां पे आप, जैसे जो जो मनरेगा ने काम किया, जब हमारे यूपी बिहार के गांव से भागने वाले लोगों को गांव में रहकर उतना पैसा मिलने लगा, तो उन्होंने कहा यार हम भाग के लिए शहर में काहे लिए जाएं, हमको इतना पैसा मिल रहा है, बाकी फसल हम अपनी काट ही लेंगे, खाने भर का हो जाएगा, तो हम नहीं जाएंगे। ये और अब सारी नरेंद्र चीजें मोदी अलग बांट रहे हैं, 5 किलो अलग गेहूं बांट और रहे हैं। 5 किलो चावल, या एग्जैक्टली, हाँ, तो 5 किलो वो बांट रहे हैं और राज्य सरकारें अलग बांट रही हैं। हाँ हाँ। वो लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, मतलब उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लोगों को डिस्ट्रेस नहीं होता, लोग कहते हैं हम्म। कि ये मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग मुफ्त खो रहे हैं। ये बताएं एक बात, में मुझे इस शब्द से बड़ी चिढ़ होती है अतुल भाई, लोग बहुत आसानी से आरोप लगा देते हैं कि जनता मुफ्त खोर है। हम्म। देखिए, जनता मुफ्तखोर तब कहलाती है जब वो मुफ्त में सामान ले और घर बैठे खर्राटा मार के सोए। हम्म। जब आप लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, हमें रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हम्म। दुनिया में सामान्य तौर पे लोग आत्म सम्मान के साथ में जीना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप मुझसे तो भाई पूछेंगे कि मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट्स जिसे याद करने को बोले, जो मैं चाहूंगा कभी मेरे बच्चों को ना झेलना पड़े, तो वो शिक्षा का उतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार सब कुछ करके भी बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छी जगह भेजना चाहेगा। हम्म। तो लेकिन एक एक्सपीरियंस जो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देना चाहूंगा, ये कि मुझे राशन की लाइन में खड़े होकर के राशन देना पड़ा। सवेरे जाते थे 4 बजे उठ के, मैं भाई साहब वो सब साथ में जाते थे, लाइन में लगना पड़ता था, और 10 में से 6 बार ऐसा होता था जब तक नंबर आता था, चीनी खत्म, जो सामान लेना है वो खत्म, ठीक है ना? वो एक्सपीरियंस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। हम्म। इसलिए जब फ्री राशन है उसकी बात होती है,
ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ पे लोग भुखमरी से न मरे, लेकिन मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि फ्री राशन पाने वाला इंसान मुफ्तखोर है और वो उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाता। फ्री हम्म। राशन मिलने के बाद में भी वो पहले ये कहता है कि मुझे रोजगार मिले, पहले कहता है कि मैं खुद कमाना चाहता हूं, मैं ठीक अपने है, तो पैर पे अब खड़ा इसको हूं। बात वापस लाते हैं चुनाव पे। यूरोप में, ठीक है, यूरोप में इमिग्रेशन आता क्यों है? क्योंकि डिमांड है चीप लेबर हाँ, की। चीप लेबर की डिमांड है। लेकिन यह भी बात सही है कि यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट खासकर फ्रांस में 10% से एग्जैक्टली। ऊपर रहा है 1980 हाँ। से। हाँ। तो असंत और बहुत से जो पैदा हो रहे हैं नॉर्थ अफ्रीकन बच्चे या अफ्रीकन हाँ। बच्चे हाँ। बॉन्लियू में, बॉन्लियू जिसे बॉन्लियू शब्द है हाँ। नेबरहुड के लिए, स्लम एक तरह से हैं ये, उनको रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर फुटबॉल स्टार बन गए तो ठीक, और ठीक है। फुटबॉल हाँ। स्टार कितने बनेंगे? हाँ। तो सही बड़ा है। गुस्सा है, बड़ा खुमार है। तो एक और खुमार है इमिग्रेशन, इमिग्रेंट पॉपुलेशन में। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स। दूसरी ओर खुमार है खासकर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, हाँ, बिल्कुल। जिसका रोजगार चला गया, जो जो है सस्ते में काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं बिल्कुल। करना चाहती, जो इमिग्रेंट कर रहा है। वही भय है ब्रिटानिया में। और इसीलिए अब आते हैं रिफॉर्म पार्टी पे। इसीलिए रिफॉर्म पार्टी का नाइजल फराज इतना उठ के आया है। अच्छा, नाइजल फराज न ऋषि सुनक की तरह है, न एड डेवी की तरह है, न कियर स्टारमर की तरह है। हम्म। कियर स्टारमर जो आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो ऑक्सफोर्ड से बीसीएल किए, बैचलर ऑफ सिविल लॉ। हम्म। ऋषि सुनक जो हार गए चुनाव और अभी भी कंजर्वेटिव पार्टी लीडर हैं कुछ दिनों के लिए, वो किए फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जैसे डेविड कैमरन ने किया, ठीक है। जैसे लिज ट्रस ने किया, जैसे हम्म। टीरिजा मे ने किया। सिर्फ बोरिस जॉनसन ने पढ़ा था क्लासिक्स। हम्म। ठीक, लेकिन सब ऑक्सफोर्ड के गुर्गे हैं, गुर्गे मुर्गे। और नाइजल एड फराज। डेली, ये भी ऑक्सफोर्ड के हैं। ओके। नाइजल फराज बाबू, डलच कॉलेज एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उससे निकल के गए ही नहीं यूनिवर्सिटी। बहुत सही। और ये कोई बड़े बाप के नहीं है, इनके जो हैं दादा तो वो थे, प्राइवेट थे वर्ल्ड वॉर वन में। तो ये हाँ। बाबूजी बैरो बॉय हैं। बैरो बॉय क्या होते थे? वो जो सीधे आके ट्रेडिंग करने लगते थे स्टॉक हम्म। मार्केट में। ये लंदन मेटल एक्सचेंज में चालू हो गए। लाउड हैं, दबंग हैं, बेचना जानते हैं चीजें। ये कीथ जोसेफ से बड़े हम्म। प्रभावित थे। कीथ जोसेफ कौन थे? मार्गरेट थैचर के गुरु। हाँ। ठीक। और ये मेंबर थे कंजर्वेटिव पार्टी के। हालांकि इन्होंने ग्रीन के लिए पहली दफे वोट दिया था यूरोस्केप्टिक कारण से। और ये 1992 तक, 1992 तक ये कंजर्वेटिव पार्टी में रहे। और 1992 में इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी तब छोड़ी जब जॉन मेजर ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए। तब इन्होंने 1993 में यूके इंडिपेंडेंस पार्टी, यूकेआईपी। यूकिप, शुरू की। अच्छा, और ये 1999 में यूरोपियन पार्लियामेंट पहुंचे, जहां इनका सितारा बुलंद। बुलंद हुआ, क्योंकि उसके बाद ये री इलेक्ट हुए 2004 में, फिर 2009 में, फिर 2019 में। इनको प्लेटफॉर्म, अरे नहीं 2019 नहीं, 2014 में, क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया 2016। आई स्टैंड करेक्टेड। 1999, 2004, यहाँ दर्शकों को एक चीज 2009, जरूर बता देनी चाहिए 2014। हमें कि नाइजल फराज ने ब्रेक्सिट में पूरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अरे थी। ब्रेक्सिट के और बाप यही ब्रेक्सिट है। का बाप वही थे। हाँ, पूरे बाप यही है। इंग्लैंड को पूरे ये समझाने में कि हमें ब्रेक्सिट के लिए वोट करना चाहिए, बिल्कुल। उसके पीछे मेन नैरेटिव नाइजल फराज का ही था। अच्छा, आपको मजे की बात पता है? ये यूरोपियन पार्लियामेंट में इनका ऑफिस नंबर 007 था बाबूजी का। और ये क्या क्या वाकई, ढूंढ के लाते हैं आप भी। ये ये वाकई बड़े रंगीन मिजाज आदमी है। इनकी पहली बीवी आयरिश थी, अच्छा। दूसरी बीवी जर्मन, और अच्छा। अभी इनकी जो है गर्लफ्रेंड है फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो इस बीच इनकी सही कोई मामलों में ऑक्सफोर्ड की, ग्लोबल है। सही मामलों हाँ में ग्लोबल सही है। मायने में को, इस बीच में इनकी कोई ऑक्सफोर्ड की गर्लफ्रेंड भी थी, जो इनकी अच्छा। पार्लियामेंट की असिस्टेंट थी। और अच्छा। इनकी इनकी जो है इंग्लिश प्रेमिका और फ्रेंच प्रेमिका का फेस ऑफ हुआ था, या शोडाउन।
तो बड़े और मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात दर्शकों को बता दें कि नाइजेल फराज जो है ये अकेले अमेरिकी पॉलिटिशियन है जिन्होंने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन अमेरिकी किया नहीं, है। अकेले ब्रिटिश पॉलिटिशियन। अकेले ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जिन्होंने खुल के डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और हाँ उनके लिए प्रचार करने गए, हाँ हाँ, प्रचार भी करने बिल्कुल गए, बिल्कुल खुल के बिल्कुल, समर्थन किया है। खुल के। अच्छा, और इनके ऊपर मिल्क शेक भी फेंका गया है, मिल्क शेक हाँ। लेके तब भी खड़े हैं, मतलब है, दबंगई है। और एक अनहर्ड करके अंग्रेजी चैनल है जिसमें बात हो रही थी, और एक बात मुझे, एक आध बातें अच्छी लगी, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अ, ये जो हैं अकेले कैरेक्टर थे, अकेले कैरिस्मेटिक कैरेक्टर थे, करिश्मा वाले अकेले नेता इस चुनाव में यही थे। हम्म। और अब जब ये संसद में पहुंच गए हैं, हम्म। तब तो अब इनको और प्लेटफॉर्म मिल गया है। मेरा आज ही एक कंजर्वेटिव पार्टी का दोस्त है, वो बोल रहा था कि नाइजल फराज आए थे जब कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस में, तो ऋषि सुनक से ज्यादा भीड़ इनको देख रही थी, हम्म। और अगर ये कल को कंजर्वेटिव पार्टी में आ जाएं तो ये लीडर बन जाएंगे कंजर्वेटिव पार्टी ये के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने अभी भी मुझे एक आइडिया दिया जिसमें मैं सोचते सोचते बोलते जाता हूं। मुझे हाँ लगता है सन 84 के भारत के चुनाव की तरह मसला हो गया है। मैं हाँ नतीजों में, क्योंकि हाँ भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी सन 84 में, हाँ लेकिन वोटों के लिहाज से कांग्रेस के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन गई थी। ठीक है। और अतुल भाई 96 सीटों पे बीजेपी नंबर 2 थी अच्छा, 1984 में। और जब कांग्रेस का 89 ये में 92 सीटों में नंबर 2 है। 90, हाँ वही मैं कह रहा हूं ये एकदम रिफॉर्म 92 एग्जैक्टली। में, अच्छा, ये 92 में है, भारत में 543 है, यहाँ 600, 650। तो 650 है, जब 84 और 89 के बीच में 650। राजीव गांधी जी का ज्वार नीचे आया, तो बीजेपी जितना वोट 84 में पाई थी उससे केवल 1-1.5% ही ऊपर गई थी वोट उसके। हम्म, ज्यादा वोटों में अंतर नहीं पड़ा। हम बीजेपी यहां पे थी, राजीव गांधी यहां पे थे, राजीव गांधी का ज्वार नीचे आया तो जो 96 सीटों पे बीजेपी नंबर 2 थी, उनमें से 82 सीटों पे ऑटोमेटिकली जीत गई। हम्म, तो 2 से 84 का जो सफर था बीजेपी का, वो हम्म, दरअसल सेम वोट शेयर पे ही लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्विंग के बगैर हुआ। तो नाइजेल फराज जो इस बार 92 सीटों पे नंबर 2 आए हैं ना, यहां पे अगर खुदा ना खास्ता हम्म, थोड़ा सा भी टोरी वोटर इनकी और शिफ्ट होता है, खुदा ना खास्ता अगर आने वाले समय में लेबर थोड़ा भी नीचे जाता है, तो ये पूरी संभावना होगी कि जिस तरह की अप्रत्याशित सफलता इस बार लिबडम को मिली, उससे ज्यादा बड़ी अप्रत्याशित सफलता कभी हो सकता है भविष्य में नाइजेल फराज को मिले। ये संभावना बोल रहा हूं क्योंकि लिबडम्स ऐसा लगता है इसे चिपीक कर गए। उन्होंने जो बात बोली आपने ना कि कंसंट्रेटेड उन्होंने किया, लेकिन वो 100 सीटों के बाहर स्कोप उनका ज्यादा अभी दिखता नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेटेड है उनका नहीं नहीं, जिन 100 आपने सीटों पर लिबडेम लग। की बात की, और लिबडेम तो हमारे जो है सैम टली, जो अभिन्न मित्र हैं, वो हाँ तो हैं ही जी। लिबडेम, और इतने कई मित्र हैं, हमारे तो सारी पार्टियों में मित्र हैं। जी। लेकिन लिबडेम के मित्र ऊंची ऊंचे पदों पे रहे हैं। जी। जी। तो लिबडेम, बड़ी मजेदार चीज यह है कि लिबडेम कहाँ जीते, विटनी में जीते, डेविड कैमरन की सीट। सारे प्राइम मिनिस्टर्स की। नहीं, 5 कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर की सीट। आई नो। मानिए कि कांग्रेस या भाजपा के 5 प्रधानमंत्री हुए हों, और पांचों, उन पांचों सीटों पे इसको कोई इसको पार्टी ऐसे जीत समझिए जाए। भारत के हिसाब से कि कोई पार्टी आए और वो अमेठी जीत जाए, रायबरेली जीत जाए, बनारस जीत जाए, बड़ौदा जीत जाए, विदिशा जीत जाए, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की जीत, गांधीनगर जीत जाए, बिल्कुल मतलब ये उस बिल्कुल तरीके का की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सही, विवरण बिल्कुल। दे दूं। मेडन हिट जीते, जो कि टेरेसा मे की सीट है। हेनली जीते, जो कि बोरिस जॉनसन की सीट है। नॉर्फॉक में लिस्ट्रस को हरा दिया। जी। तो आप देखिए, टनब्रिज वेल्स पहली दफे कंजर्वेटिव हार गए, लिबडेम आ गए। बिस्टर, जो कि ऑक्सफोर्ड के बगल में है, बिस्टर में टोरी पार्टी के एक सुपरस्टार, जो कि काम किए थे जॉर्ज ऑसबॉर्न के साथ, वो निपट गए। वो शैडो बेंच पे शायद ट्रेजरी सेक्रेटरी बनते इस दफे, निपट ही गए बेचारे। तो कारण क्या है? टोरी पार्टी, ज्यादातर लोग ये मान बैठे थे कि ये नेस्टी पार्टी हो गई है, दुराचारी व्यभिचारियों की हम्म। पार्टी है। ठीक है, डेविड कैमरन जो हैं लंगोट के बड़े पक्के थे, हैं, लेकिन
उनके साथ दिक्कत ये थी, वो ग्रीन स्किल फाइनेंशियल स्कैंडल कर पाए थे। वो इतने जो हैं फैमिली मैन थे कि उन्होंने सोचा कि मुझे अपने परिवार के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के जाना है। तो जरा तो जनता, ब्रिटेन की जनता जाने भी तो यारों देख करके बैठी थी, जोर से डायलॉग बोला, अत्याचारी दुराचारी से सॉरी। सॉरी, बिल्कुल। तो ऋषि सुनक ने सॉरी बोल दिया। तो ऋषि, अच्छा, ऋषि सुनक की पत्नी नॉन डॉम थी, बहुत समय हाँ, टैक्स नहीं दे रही थी। हाँ, तो जो फैमिली मैन थे वो पैसे के मामले में संदिग्ध निकले। ठीक। जो कलरफुल कैरेक्टर लाए, 10-11 बच्चों का बाप बोरिस जॉनसन, मेरा एक लेख भी है कि बोरिस का क्या क्या 11वां बच्चा होने वाला है। तो बिल्कुल ही जेम्स, ये नाइजल फराज अगर 007 है तो ये बोरिस जॉनसन मोटू 007 स्क्वायर थे कि भैया बिल्कुल लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली की पार्टियां ही चल रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ही, वो भी कोविड के समय में। वो भी कोविड के समय, ये तो कोविड बिल्कुल के ही समय मोहम्मद में शाह जिसमें रंगीला निकले थे। हाँ, सबसे बड़ा स्कैंडल वही हुआ था। वही, इसीलिए तो गए, नहीं तो ये तो हाँ, इतनी बड़ी मैंडेट लेके आए थे बाबूजी। तो अब चक्कर ये है कि टोरी पार्टी नास्टी पार्टी हो गई। थोड़ा सा थैचर के समय जो ऑस्टेरिटी हुई, और फिर डेविड कैमरन के समय भी हुई, कि थैचर का नाम ही हो गया था द मिल्क स्नैचर। और डेविड कैमरन और जॉर्ज ऑसबॉर्न दोनों इटोनियन, और सबको बोल रहे हैं कि ए, तुमको जो है ठीक से जीना मांगता, कम खर्चा करना मांगता, और हम ग्रीन स्किल में $170 मिलियन हमारा बच्चा लोग को मिलना मांगता। तो लोगों ने बोला दूध साला, मतलब हम ही चमन चूती हैं क्या? तो टोरी पार्टी नास्टी पार्टी हो गई, और लिबडेम्स की इमेज हो गई नाइस गाइस की। तो एक तरह से ये हो गए। एक बात मुझे तारीफ करनी एक होगी यहाँ एक पे एक और लिबरल्स की। एक और वाक्य, ये हो गया सोशल डेमोक्रेसी फॉर द शायर्स। हाँ, और सत्य बात यह है कि लिबडेम्स में ज्यादातर लोग टोरी पार्टी के लोगों से शरीफ होते हैं। चलिए। वो देखिए, जेकब रीज-मॉग जी, है तो दिमाग बड़ा तेज, जी, लेकिन किसी ने मुझे बोला, मेरे मित्र ने, वो जो कि टोरी है, जी। उसने बोला कि यार है तो बड़ा तेज, लेकिन ही हैज सच अ पंचेबल फेस। लेकिन एक बात है, कहीं कहीं आपकी बातचीत से किसी भी आपके दर्शक को यह गलतफहमी ना हो जाए कि आप लिबरल्स की तुलना आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत नहीं नहीं, साफ बोलना नहीं नहीं, चाहता हूं। कतई नहीं कर रहा भूल था। के भी वो तुलना मत कीजिएगा। हाँ, कतई भी कोई लिबडेम, तकलीफ देखिए नहीं। लिबरल डेमोक्रेट्स हैं लिबरल पार्टी के वंशज। 1906 में, अच्छा हुआ आपने ये बात कह दी, 1906 में लिबरल सरकार आई। वो लिबरल सरकार चली वर्ल्ड वॉर 1 तक के बीच तक। उसने जितना सुधार किया किसी और सरकार ने नहीं किया। वोटिंग राइट्स का एक्सटेंशन, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स बहुत बड़े उनके थे। मतलब बड़े बड़े, हाँ, पहला बजट, बिल्कुल। हर्बर्ट H. H. एस्क्विथ जैसे नेता, डेविड लॉयड जॉर्ज जैसे नेता, विंस्टन चर्चिल भी उसी पार्टी में थे। तो अगर आप बड़े चुनाव देखिए ब्रिटिश हिस्ट्री में, 1906 का है जब लिबरल्स आते हैं। तो लिबरल्स लिबरल्स क्यों पिटे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि वो फंस गए। वो जो कंजर्वेटिव थे, वो राइट के लोग कंजर्वेटिव्स के पास चले गए। वो आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी पीछे रहो वाले अंदाज पीछे में अटक गए। वाले, हाँ, हाँ वही। वही वही। हाँ, और जो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, लेबर बढ़ गया, रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो लेबर उभर के आ गई, तो लेबर लेफ्ट के वोट खा गई, और टोरी पार्टी थर्ड पार्टी बन गए। और अगर आप देखें तो 1929 में लेबर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, तो वो भी हिस्टोरिक था। 1945 में लेबर फुल गवर्नमेंट लाती है, क्लेमेंट एटली आते हैं, कैरिज्मेटिक वो भी नहीं है, कियर स्टारमर की तरह ये समझ। बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि जो युद्ध जिताने वाले सज्जन थे उनको इंग्लैंड के लोगों ने हरा दिया था, ब्रिटेन के लोगों ने। हाँ उन्होंने कहा कि युद्ध जिताने के लिए ठीक थे, लेकिन सरकार चलाने हाँ, के लिए ठीक चर्चिल, बिल्कुल चर्चिल लड़ाई के लिए अपने ठीक आप था, में ये कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अपने लेकिन आप में लेकिन अगर कोई युद्ध जिता दिया हाँ, है हाँ, तो कम से बिल्कुल कम एक वोट तो उसको पक्का मिलना जरूरी है, चाहे बिल्कुल इंदिरा गांधी हो बिल्कुल या बिल्कुल नरेंद्र मोदी हो। हाँ। बिल्कुल, सत्य वचन। तो उन्होंने कहा भाई चर्चिल हमारा शेर है, बुढ़ा शेर है, बहुत सही है, अब हिटलर मर गया, अब इसको जो है घर इसको भेज देते हैं। थैंक यू, आपको आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी।
आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप कोने बैठिए, अब इसके बाद में बिल्कुल। आपकी भूमिका अच्छा, नहीं है। जहां चर्चिल तो सोचे थे बहुत अच्छी तरह जीतेंगे, जहां वो जाते थे लाखों की भीड़, लाखों लाखों की की, भीड़ और आती थी, लाखों तो नहीं हजारों की रहती भीड़ होगी, आती इंग्लैंड थी छोटा, भाई, पर बहुत हीरो भीड़ था, इकट्ठा हो जाती थी, खूब ताली हीरो था बजती ना, थी। तो हीरो था। जब रिजल्ट आया तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। अरे ये एक अच्छी बात आपने बता दी, क्योंकि ये इस जगह पे हम और ब्रिटेन एक जैसे हैं। भीड़ हमारे यहाँ पे भी बहुत आती है, लेकिन भीड़ का अर्थ वोट कतई नहीं है। ये बात मान लेना चाहिए, चाहे वो मिस्टर चर्चिल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो। हाँ, भीड़ का अर्थ वोट कतई नहीं है। हाँ। तो भीड़ खैर, एप्लीकेशन के लिए आती है। लेकिन अब आते हैं 1945, क्लेमेंट एटली ने नेशनल हेल्थ सर्विस बनाई, वो भी बहुत बड़ी सरकार थी, रिफॉर्मिंग सरकार थी। अच्छा, 1906 वाली सरकार ने ही, लिबरल सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिफॉर्म किया था। हम्म, तो दूसरी रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट आई 1945 में, बड़ी गजब सरकारें थी, बड़े लोग थे, जाबाज लोग थे, दबंग लोग थे, गहन सोच वाले लोग थे। उसके बाद रेवोल्यूशन दूसरी तरफ आया, क्योंकि लेबर ने भी अति कर दी। तो हाँ। 1979 को विंटर ऑफ डिसकंटेंट कहते हैं, ग्रेव डिगर्स भी पेंडुलम, स्ट्राइक पे चले गए। पेंडुलम इधर पे छूटा और टर्न से हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ। 1979 में हर यूनियन स्ट्राइक पे, भैया मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देश ही नहीं चल रहा था। तो फिर पेंडुलम गया बिल्कुल। दूसरे एक्सट्रीम पे। मैग्रेट थैचर, कीथ जोसेफ की, जो कि बड़ी प्रभावित थी फ्रीडरिक फॉन हायक से। हम्म, उसके पहले कंजर्वेटिव हो या लेबर, पट्सकेलिज्म क्या था, केन्स की पॉलिसीज थी, जो कि खुद लिबरल थे। हम्म, जॉन मेनर्ड केन्स, जो कि ब्रिटेन के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं आज तक, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं आज तक। ठीक है, कुछ चीजें उनकी गलत रही हो, लेकिन मोटा मोटी जितना इकोनॉमिक्स वो समझे, सबसे कोई बड़े और नहीं वैचारिक गुरु समझा। हैं अर्थनीति तो के। केन्स बाबू बड़े दिग्गज आदमी थे, और केन्स की पॉलिसीज पे ही चला। लेकिन मार्गरेट थैचर चेली थी फ्रीडरिक फॉन हायक की, वो पटकती थी किताब कि हम्म, आपकी पॉलिसी क्या होगी, बोलती ये किताब पढ़ लो। अपने यहाँ कोई नहीं, इतना कोई किताब नहीं पटकता है कि ये किताब पढ़ लो। नहीं तो सामने वाले ने सच में पढ़ ली तो ये भी खतरा है ना। ये खतरा बोल नहीं दिया जा पहले सकता अपने पहले आप। नेता ही पढ़ लेना, अपने यहाँ नेता कौन सा पढ़ता है। तुम्हारे बाद नेता खुद ही नहीं अब पढ़ता दिक्कत ये है, अपने अतुल सिंह को कोई बोलेगा किताब पढ़ लो, अतुल सिंह बोलेंगे कि हमने ये भी पढ़ी और साथ में ये भी पढ़ रखी है, तो मामला बिगड़ जाएगा। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। ये है। ध्यान रखिएगा, ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। तो अच्छा, तो मैगी थैचर ने कई सुधार किए, लेकिन उन्होंने भी कई अति की। तो फिर टोनी ब्लेयर आए, लेकिन टोनी ब्लेयर एक तरह से मैग्रेट थैचर के बच्चे थे। हम्म। जिस तरह कंजर्वेटिव्स हाँ, ने लेबर की आपने बहुत पॉलिसी बढ़िया बात अपना ली, बोली कि उस अलग तरह, पार्टी में होने के बावजूद भी टोनी ब्लेयर मानस पुत्र थे मार्गरेट थैचर के। बिल्कुल बिल्कुल सही। मानस बिल्कुल पुत्र ये थे, बात सही। बिल्कुल। तो उन्होंने वही, थैचर्स चिल्ड्रन थे टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन। और तो टोनी इन्होंने ब्लेयर ने वही बोला हम न्यू लेबर बना रहे हैं, न्यू न्यू लेबर लेबर, मतलब क्या? बिल्कुल। तो हाँ, टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन ने वही नीतियां रखी जो कि बिल्कुल। मार्गरेट थैचर ने रखी। तो ठीक है, लेबर आ गई, थोड़ी चीजें कुछ सुधार हुए, लेकिन मूल आधार नहीं बदला। तो असल में हिस्टोरिक इलेक्शंस तो हैं 1906, 1945 और 1979। ये इलेक्शन राम जाने कैसा निकलेगा। कियर स्टारमर इस तरह के वो नहीं लगते आइडियोलॉजिकल आदमी, लेकिन कुछ तो बदलेगा, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी में, भारत कह रहा था, गलती से बोलने वाला था भारत, ब्रिटेन की इकोनॉमी इस समय काफी डामाडोल है। क्यों? प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ब्रेक्सिट ने छोटे बिजनेसों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। मान लीजिए आप चीज बनाते थे, अच्छी चेडर चीज, मुझे बड़ी पसंद है चीज, बचपन से पसंद रही है, यूरोप अ, जाती। शौक रहा है। शायद गोवा में पैदाइश हुई, पिताजी इंडियन नेवी में डिप्यूटेड थे, तो चीज भी खाने की आदत हो गई। तो कुछ ब्रिटेन की चीजें अच्छी हैं, तो उनका मार्केट तो ग्लोबल है। लेकिन चीज खराब जल्दी हो जाती है, तो यूरोप पहुंचाना बेहतर है, और यूरोप में लोग चीज खाते हैं। और मान यूरोप लीजिए आपने कि बंद कर दिया। आपके, हाँ, और यूरोप आपने बंद कर दिया। यूरोप आपने बंद कर दिया आपने कहा टाटा ब्रेक्सिट बाय। करके। तो अब वो छोटे चीज बनाने वाले या कोई भी चीज बनाने वाला, उसके तो आपने दुर्गति कर दी। तो आपने कहा ट्रेड डील खूब करेंगे, आपका इंडिया से भी ट्रेड डील नहीं हो पाया।
और कनाडा, उसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आपकी कर लिया। शासनाओं जोड़ दें, माइक्रो लेवल पे ये वैसी स्थिति हो गई कि आपने बोल दिया कि भैया दिल्ली में अब जो है बांग्लादेश और बिहार और यूपी के लोग रिक्शा नहीं चलाएंगे, लेकिन दिल्ली के रहने शालीमार बाग रहने वाले खुद रिक्शा नहीं चलाएंगे, लेकिन रिक्शा चलाने के लिए लोग आने भी नहीं देंगे। तो हाँ, अब दिक्कत यह है कि अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक जब पैदल जाना पड़ेगा तो हम अलग से कहीं आएंगे, कहा है कि हाँ, हमें रिक्शा चलाने नहीं दे, चलाना नहीं है और रिक्शा चलाने वाले को आने नहीं देना है। ये भी एक अलग तरीके ये का भी एक सिस्टम। अलग का। तो बिल्कुल। तो अब बिजनेस, तो ब्रिटेन में रोजगार की भी कमी है। तो अच्छा, कोविड में पैसे खूब खर्च किए ऋषि बाबू ने, हम्म। और वो अधिकांश पैसे बहुत अच्छी तरह उनका अच्छा। उपयोग भी नहीं हुआ। हम्म। तो डेट लेवल भी हाई है। तो हम्म। आपके पास इस समय ब्रिटेन में डेट भी है, बेरोजगार मतलब कर्जा भी है, बेरोजगारी भी है, प्रोडक्टिविटी भी कम कम है। जी। आप ट्रेड उतना नहीं कर पा रहे, और आप तो वैसे ही नेशन ऑफ शॉपकीपर्स हैं। आपका बिल्कुल। जो है सिटी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह सफर कर रहा है। तो इस समय बड़ा ही कठिन समय है, कांटों का ताज है कियर स्टारमर के लिए। और वैसे ही मेहनती आदमी हैं, और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस अच्छी चलाई है। हम्म, हो सकता है देश भी अच्छा चला लें, लेकिन आसान काम नहीं है कियर स्टारमर के लिए आगे। बिल्कुल आसान नहीं होगा, बल्कि दिक्कत है, कांटों भरा ताज लेकर के वो आने वाले हैं तो भाई। और दूसरी चीज ये भी समझनी चाहिए कि ये स्थिति केवल ब्रिटेन की अकेले की नहीं है। जितनी भी जगहों पर यूरोप में भी राइट विंग सरकार या जो भी सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है, अधिकांश जगहों पर वही स्थिति है। तो आर्थिक आधार के ऊपर आप ये पाएं कि कहाँ की नीतियां बेहतर लोग मैनेज कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल केवल ये लग रहा है कि जो राइट ऑफ सेंटर सरकारें यूरोप में आ रही है, उनका मुख्य चीज ये है कि वो खराब आर्थिक स्थिति के लिए वो इमिग्रेशन को दोषारोपण करके अपने लिए वोट बटोर रही है। फिलहाल तो यही हो रहा फिलहाल यही है। है, फिलहाल यही हो रहा है। अब इसके बियॉन्ड वो क्या आर्थिक रूप से कुछ डिलीवर कर पाएंगे, ये एक देखने की बात होगी। केयर स्टारमर के साथ में एक अच्छी बात जो आपने बताई, वो ये कि मुझे लगता है कि थोड़े स्थिर प्रज्ञ इंसान है, भावना प्रधान नहीं है। शायद ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ चीजें डिलीवर कर पाए, अच्छा होगा, मतलब उस देश के लिए अच्छा होगा। देखिए, नहीं तो एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस में वेटिंग टाइम्स हैं। बहुत बुरा हाल है। जो एड्यू भारत में एजुकेशन, रह करके कहते हैं ना कि जो अपने यहाँ की स्टेट बहुत स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। तो चैलेंजेस तीन चैलेंजेस जगह बहुत बहुत हैं। ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और कई बार तो मुझे नहीं, तीन लगता है। जगह मैं बता दूं दर्शकों को, तीन सोशल सर्विसेज में जो चैलेंज हैं। देखिए, आर्थिक तो बता दिए, लेकिन पहला स्टेट स्कूल सुधारना। कि भाई जी। ब्रिटेन में ज्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल जाते हैं, या पुराने प्राइवेट स्कूल, ईटन विंचेस्टर, जैसे ऋषि सुनाक और डेविड कैमरन, बोरिस जॉनसन, दोनों कहाँ से आ रहे थे? ईटन और विंचेस्टर। तो अ, पहली, नेशनल हेल्थ सर्विस की वेट टाइम्स कम हो, बहुत से पेशेंट विदेश से आ रहे हैं। दूसरा, शिक्षा सुधारें, जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं वही टॉप पे बैठे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। तो एजुकेशन सिस्टम सुधारना, और यूनिवर्सिटी भी सुधारना थोड़ी। ऑक्सब्रिज के बाहर, ऑक्सब्रिज की भी हालत थोड़ी खस्ता है, हम्म। और बाकियों की तो और बुरे हाल है। और तीसरा, जो बहुत अहम बात यह है कि जो सरकार की मशीनरी है वो थोड़ी ढुलमुल हो गई है, वो थोड़ी ध्वस्त हो गई है, कि डिलीवर नहीं कर पाती है। तो उनको इम्प्रूव करना। तो ये तीन बड़ी बड़ी चीजें हैं उम्मीद करें कि ये जो है उनके लिए। हाँ, सरकार की मशीनरी के संदर्भ में एक और चीज, कि लोकल काउंसिल्स के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कर और सकते। उन लोकल काउंसिल्स को जरूरी चीजें प्रोवाइड करनी, प्रदान करनी पड़ती हैं। जैसे क्या? बस चलाना, पानी, जैसे सीवेज, सब बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि अब हम शहरों में रह रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि आई मीन अगर डेवलप्ड बड़े कंट्रीज की चैलेंज जब है। आप बात करते हैं तो बेसिकली ये जिसे हम हमारे यहाँ पे लग्जरी माना जाता है, इन सुविधाओं को 24 घंटे बिजली आना अभी भी भारत में लग्जरी है। ठीक है हम्म। ना? तो या बिल्कुल, सीवेज होना अभी भी लग्जरी है, उस तरीके से हर घर बिल्कुल, पानी पहुंचना अभी भी लग्जरी है। ये बिल्कुल। सारी चीजें विकसित देशों में जो है वो की नेसेसिटी है, आवश्यकता है। उनका अलग तरीके से उनका इकोनॉमिक्स में उनका योगदान होता है। कुल मिला, लेकिन इस बात ये जरूर समझ में आया कि एक तो बहुत ज्यादा लेबर के लिए खुश होने की वहां पे इस पूरे इसमें पहली बात तो ऐसा कोई उनको मैंडेट वोट शेयर बढ़ा के नहीं मिला है जिसके कारण उन्हें लगे कि नहीं
अब तो हम 15 साल यहाँ पे राज करने के लिए आए हैं, वो वाला देखिए, हिस्सा। कियर कियर स्टारमर की विक्ट्री स्पीच बड़ी गजब थी, बड़ी संतुलित थी। हाँ, उसने कहा कि देखिए, हमें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, और मैं सिर्फ लेबर पार्टी का नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, और मैं जो है आज से काम हम शुरू कर रहे हैं, अब से शुरू कर रहे हैं। तो वो अगर वो वो बोरिस जॉनसन की स्पीच नहीं हाँ, थी। अगर बिना उठा पटक के वो स्थिर दिमाग के साथ में साध के चलाएंगे तो शायद लॉन्ग टर्म वो रहेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपोजिशन वहां पे कैसे बिहेव करेगा, निजल फराज और कंजर्वेटिव्स का आपस में रिलेशन क्या बनता है, इस पे बहुत कुछ तय होगा। और ये जो बुटीक पार्टियां हैं ना, जैसा आपने बोला, ग्रीन्स को जिस तरह से सफलता मिली है, वोट 6% तक पहुंच गया है, मुझे बहुत आश्चर्य है। मुझे हमेशा लगता था कि 2-3% की पार्टी है, और एक जो न 3 में है न 13 में है, वो ग्रीन में है, मैं ये मान के चलता था। लेकिन 6% बड़ा नंबर होता है किसी भी। उसका उसका एक कारण यह है कि अब ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि लोगों को लगता है कि पर्यावरण के पास वापस जाना चाहिए। हाँ, ये पार्क में लोग जाने लगे हैं, पार्क रन होने लगे हैं, साफ नदी होनी चाहिए। स्कॉटलैंड में जैसे एक पर्यावरण के मूवमेंट लिए भी चला था कि जागरूकता बढ़ी है, प्लास्टिक बिल्कुल। हटाएं, हाँ, जागरूक, हाँ। जागरूकता बढ़ी है, तो कोई उस अलग। बिल्कुल, और उसका फायदा मिल रहा है ग्रीन पार्टी, ये क्योंकि एक बड़ा ग्रीन पार्टी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आदर्शवादी है ना, अच्छे हाँ, लोग हैं उसमें। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है तो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्यावरण को लेकर अभी हम लोग ने ऐसे येल के लिए, येल विश्वविद्यालय के लिए हम लोग जो पर्यावरण का सर्वेक्षण करते हैं भारत में हम्म, लगातार, उसमें हमें ये समझ में आता है कि भारत में लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। लोग अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग शब्द न समझें, लेकिन हम्म, मौसम बदल रहा है ये समझते हैं, चीजें हम्म, वैसी नहीं ये समझते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग दिल्ली में सांस नहीं ले पाते, ये सब बिल्कुल। बातें समझते हैं। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ के राजनीतिक पूरे परिप्रेक्ष्य में या उस बातचीत में पर्यावरण का कोई नाम लेवा नहीं। हम्म, और जबकि अभी नहीं है। अभी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर अगर जो भी पॉलिटिशियंस हैं या पार्टियां हैं, वो अगर इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगी तो जन समर्थन भी उनको मिलेगा। क्योंकि ये हम्म, एक लेटेंट विषय है जो लोगों के मन में दबा हुआ है, लेकिन उनको संभव ये लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं हम्म, है, इससे राजनीति कोई कैसे कर सकता है या बोल सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंड लेने की जरूरत है। हम्म, कोई अगर ये बात बोले कि नहीं भाई, हम तो कानून बनाएंगे कि पराली जलनी कैसे चाहिए, कैसे उसका निस्तारण होना चाहिए, इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे, उस पे लोग गंभीरता से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि लोग सुनना नहीं चाहते। हम्म, तो ग्रीन का जो वोट शेयर बढ़ा है, मैं उसको एक तरह से बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि नहीं, कम से कम पर्यावरण पे कोई बात करे उस लिहाज से। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि ये स्थायी नहीं होगा वोट शेयर उनका, क्योंकि जैसे ही उनके एजेंडे को कोई भी अपने मैंडेट में, अपने मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट करेगा, वो छितराएंगे, बिल्कुल। वो छितराएंगे। तो ये छितराने वाली जो प्रक्रिया है, ये अभी आने वाले समय में कितनी ज्यादा बढ़ेगी, सबसे ज्यादा तो देखना है टोरी और आपके रिफॉर्म्स का आपस का नहीं इक्वेशन। नहीं, तो यशवंत भैया, दो चीजें। टोरी के साथ मैंने जो अभी आपको कहा कि लिबडे में उनकी इतनी सीट खा गई, और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, एजुकेशन सेक्रेटरी जो है जिलियन कीगन, वो हार गई। जस्टिस सेक्रेटरी एलेक्स चौक, वो हार गया। कल्चर सेक्रेटरी लूसी फ्रेजर, वो हार गई। साइंस सेक्रेटरी मिशेल डोनेलन, वो हार गई। तो एक चीज ख्याल रखिए कि टोरी पार्टी को, जैसे लिबरल पार्टी को वर्ल्ड वॉर सब वन के बाद बिल्कुल दो एकदम। तरफा हाँ, दो हाँ, तरफा हाँ, स्क्वीज पड़ा था हाँ, कि हाँ। राइट के लोग कंजर्वेटिव चले गए, तुम बाएं जाओ, तुम दाएं जाओ, हाँ, हाँ, बाकी हमारे हाँ। पीछे आओ, ये पीछे खतरा कोई रहा ही टोरी नहीं। के सामने बहुत बड़ा है। तो टोरीज के सामने क्या है कि जो राइट वर्किंग क्लास टोरी है, वो रिफॉर्म के साथ, नाइजल फराज के साथ हो लेगा। ठीक। हम्म, अभी तो नाइजल फराज जिंदा है, कोई और तो है नहीं। हम्म, हम्म, और जो नाइस टोरीज हैं, जो शायर्स के टोरीज हैं, शायर्स मतलब कि कंट्री साइड के, वो लिबडेम के साथ हो रहे हैं। तो बड़ी जरूरी चीज ये है देखने की कि टोरीज ये कैसे जो है, ये अ, ये ये नीडल कैसे थ्रेड करते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, ये एक एक और उनका वोट लिबरल्स खा की। रही है रिफॉर्म, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, लिबरल्स दूसरी की ओर एक और उनको मुझे काट रही है मुझे लिबडेम। मुझे एक बात और बतानी है दर्शकों को,
तो मुझे याद है 2000 या 2001 में मैंने वहां से पोस्ट किया था। कहाँ छपा था, मैं लिंक भी निकाल के कोशिश करूंगा दे दूं। मैंने लिबडेम्स के ऊपर एक लिखा था, क्योंकि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज जब मैं रिपोर्ट कर रहा था, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि लिबडेम्स जो है ना, उनके कैंडिडेट बड़े जोक की तरह होते हैं। मतलब वो अगर एक बार जीत जाते हैं तो वो अपनी सीट पे इतना ज्यादा काम करते हैं, इतने अवेलेबल रहते हैं उनके कार्य पद्धति में। दे आर अवेलेबल 24/7, कि जो आम वोटर है उसका आधा तो ये रहता है कि मेरा एमपी मेरे लिए अवेलेबल है। तो करेक्ट। एक बार जब वो किसी सीट पे अगर जीत जाते हैं तो वहां से उनको हराना पार्टी लाइन के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पार्टी लाइन की तरफ नहीं हो जाता, वो उनकी इंडिविजुअल सीट की तरफ हो जाती हाँ, है। वो रिलेशनशिप बनाते वो हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो इस लिहाज से रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते बनाने वाले लिहाज में ये लिबडेम्स बहुत कामयाब रहे हैं। ये हम्म, बात मैंने 20 साल 25 साल पहले लिखी थी। और अब मुझे लगता है कि ये एक संकट और भी आएगा, न केवल टोरी बल्कि लेबर के सामने भी। क्योंकि हम्म। बहुत सारी सीटें आपने ऐसी बोली जहां पे नंबर 2 लिबडेम्स के रहे हैं लेबर के अगेंस्ट में। उन जगहों पे भी जब आप आने वाले समय में अगर उनकी संख्याएं बढ़ेंगी, नहीं, लेबर को लिबडेम सेकंड नहीं है, लिबडेम और टोरी की टोरीज लड़ाई के है। अगेंस्ट में, टोरीज के अगेंस्ट में लेबर की जहां लड़ाई लिबडेम्स। है, लेबर की लड़ाई है ग्रीन एसएनपी और रिफॉर्म से ज्यादा। जी जी। लेकिन टोरीज की लड़ाई लिबडम से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो तो टोरी दो जगह से मार खा रहा है, एक तो जो एक्सट्रीम राइट रिफॉर्म, वाले रिफॉर्म ले जा रहे हैं, और जो लेफ्ट सेंटर लेफ्ट वाले हैं वो लिबडम ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली वो असरानी वाली स्थिति हो रही है अब इस समय उनकी शोले में। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो लेकिन देखिए, वो कंजर्वेटिव पार्टी क्या है कि दुनिया की सबसे सफल पॉलिटिकल पार्टी है। 20वीं शताब्दी कंजर्वेटिव सेंचुरी ही थी। लोगों ने जी सोचा था कि भाई सबको जब वोट मिल जाएगा तो कंजर्वेटिव पार्टी उड़ जाएगी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी रही। तो कंजर्वेटिव पार्टी हो सकता है 5 साल, 10 साल, हाँ, 15 साल भी रहे। संक्रमण काल। मुझे लगता है कि संक्रमण आने का वाले 5-10 साल ये ब्रिटिश राजनीति का संक्रमण काल है, संक्रमण काल है। यूरोप की मैं, राजनीति का संक्रमण काल। हाँ, क्योंकि ये भी है कि रिफॉर्म का भविष्य नाइजल फराज के बाद क्या है। हाँ, तो एग्जैक्टली, वो वन वन मैन आर्मी है ना। वन मैन उसके आर्मी है। ऊपर क्या है, तो सिस्टम मैं नहीं है। टोरी पार्टी को कभी राइट ऑफ नहीं करता। हाँ वो ठीक है, टोरी वो पुराने पार्टी, कांग्रेस की तरह है। वो हाँ, वो कांग्रेस या भाजपा की तरह से हैं ये दोनों, कि नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां रहेंगी। लेकिन देखिए, जैसे, कांग्रेस और भाजपा में तो डेप्थ नहीं है। कांग्रेस तो एक परिवार है। हाँ कंजर्वेटिव पार्टी में आप देखिए, मार्गरेट थैचर हाँ एक ग्रोसर की लड़की, दुकानदार की लड़की। हाँ, ऋषि सुनक एक इंडियन डॉक्टर का लड़का। तमाम लोग इस निकलते रहते हैं ना, वैक्यूम ऑफ और लीडरशिप बड़ा नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं इट्स अ ब्रॉड चर्च, हर हाँ, जगह। एक्चुअली में पिछले 5 साल में अगर 4 प्रधानमंत्री बदले, पांच, हाँ, 5 पांच प्रधानमंत्री, ना। हाँ 5 डेविड प्रधानमंत्री, कैमरन, हाँ उसके बाद 5 टेरिजा प्रधानमंत्री, में, उसके हाँ। बाद बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस, फिर ऋषि सुनक। तो ये 5। इसको लोग नेगेटिवली अगर लेते हैं तो मैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि इसको नेगेटिवली मत लीजिए। उनके पास में 5 लोग प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते थे, इसको ऐसे समझ। और सब नहीं, मैं तो ये कहूंगा एक और चीज, the Conservative Party is fond of regicide. The moment they smell weakness, the moment there is blood in the water, sharks circle underneath. तो बड़ी डायनामिक पार्टी है। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है राजा ही रहेंगे, भाजपा में सब लोग माई बाप सरकार। ये नहीं है कि राहुल गांधी जो है, चूंकि लकी स्पर्म क्लब के मेंबर हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं और जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं, तो हर आदमी साष्टांग ही करता रहेगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस टोरी पार्टी की तरह होती तो शशि थरूर हो बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर, हाँ, शशि थरूर बन सकते या थे, लीडर तो बन ही DSP बन सकते थे सकते ना थे, पार्टी हाँ के। जी। और बजट लड़े की तो बात ये, करें तो उनके पास लड़े में तो कोई ये भी, रीजनल लेकिन छत्रपों बने की वही कमी खड़गे, नहीं। नहीं, और खड़गे रीजनल भी। छत्रपों की कभी कमी नहीं। और हम ये भी ध्यान रखें कि रीजनल छत्रपों की कांग्रेस के पास कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, जो बड़े नेता उभरे कांग्रेस में, नॉन गांधी कोई छोटे नहीं थे भाई। मोरारजी देसाई तो कांग्रेस ही थे ना, अंत में बिल्कुल। घूम फिर के। अरे ममता जिसमें बनर्जी, आज के दिन भी ममता, ममता आज भी बनर्जी तृणमूल ममता कांग्रेस बनर्जी क्यों बना कांग्रेस, रही है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये या तो असम के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो हेमंत बिस्व शर्मा, वो दरअसल भी तो आए कांग्रेस कांग्रेस से। की स्थिति जो है वो, उस पे हम अभी चर्चा वो अलग ही होगी। लेकिन हम्म, शायद वो संगठन और नेतृत्व
एक एसेट है और एक लायबिलिटी। ये जो एक उलट बासिया है, उसका स्कोप ब्रिटेन में नहीं दिखता, क्योंकि उनके यहाँ पे शायद बिकॉज ये कोई पारिवारिक संपत्ति और पारिवारिक राजनीतिक तूफान का कोई स्कोप नहीं है। इस लिहाज से वो इंटरेस्टिंग होगा। एक जाते जाते और बात मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए चर्चा, जो कि अब इतने सारे चुनाव, आज फ्रांस का चुनाव होगा, उससे क्या नतीजे आएंगे, यूरोप और अमेरिका, और इस साल तो इतने सारे चुनाव हैं अतुल भाई कि क्या क्या देखा जाए और कहाँ क्या। वो वही हालत है हम लोग की, मल्टीप्लेक्स में घुस गए और एक साथ 4 शो चलने पड़े पिक्चरों के, कौन सी देखे और कौन सी छोड़े। तो अब वो वाली स्थिति है। अरे लेकिन साउथ अफ्रीका की तो बात ही नहीं की अभी साउथ आपका। अफ्रीका की, हाँ की आप नहीं, तो ये अच्छी करेक्ट तरह करेंगे जानते हैं, आपने तो बिल्कुल। काम किया है साउथ ये अफ्रीका साउथ में। अफ्रीका में बहुत काम किया है, और वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पर्चा लिखा है एक तो, कि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जर्नी का एक साथ में रखते हुए। और ये चलिए वो चर्चा अलग से करनी होगी। वो अलग से करेंगे, अलग से करेंगे। हम्म। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है कि वैश्विक रूप से दुनिया भर में जितनी ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, उससे एक चीज समझ में आ रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल लोकल। हाँ। मतलब बिल्कुल। और दुनिया भर में हर इंसान, हर देश, हर पार्टी अपना स्वार्थ और अपना हित देख रही है अपने मुल्क का। मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी अपनी कीमत पे दूसरे को बढ़ाना है, दूसरे को कुछ देने के मूड में कभी नहीं रहा। डिप्लोमेसी शायद उसी को कहते हैं। ऐसे में Diplomacy एक is all about interests इंटरेस्ट, and एग्जैक्टली national interest, and एग्जैक्टली, politics is all about power बिल्कुल बिल्कुल। and party ऐसे में interest. भारत में कोई भी सत्ता में आए जाए, वो एक अलग विषय है, वो चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मेरी ये इच्छा जरूर है कि जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, वो केवल इतना ध्यान रखें कि अपनी भयंकर स्वार्थपरक भारत के लिए राजनीति करें। स्वार्थ जो होना चाहिए वो अपने देश के लिए होना चाहिए। और बड़ा कठिन है कठिन है, हाँ है, हमारे लेकिन देश में हाँ, वो। देखिए हमारे ही देश में नहीं, सारी कॉलोनी में कठिन है। सभी जगह कठिन क्यों? है। क्योंकि कॉलोनी में क्या है, देखिए टोरी पार्टी का इतिहास है, डेमोक्रेसी बड़े सालों से है, कितने चुनाव हुए हैं, आए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ दुराचारी व्यभिचारी नहीं आए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि भाई टोनी ब्लेयर इराक में गलती की, चिलकॉट इंक्वायरी हुई ना, भले ही बाद में हुई, लेकिन वो कहा ना कि भैया गलत किया। तो इनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जैसे कीनिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, मलेशिया हुआ, भारत हुआ, यहाँ अभी इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं। हमारे लोग अभी भी क्या है कि इलेक्टेड मोनर्की एक तरह से है। हाँ बिल्कुल क्या सही। है कि भाई चीफ मिनिस्टर, 2-3 आईएएस और वही एक वही डीजी, एक समाज, आईपीएस वही एक के साथ मुश्किल से चलाता है। 4 से 5 लोगों का समूह होता है जो हर जगह पे। बाकी बिल्कुल। अदरवाइज केंद्र हो चाहे राज्य हो, ठीक उसके है। सत्ता और में यूपी चलाने का देखिए, सोच कोई 200 नहीं रखता। 240 मिलियन है हाँ आबादी, यूके से कई गुना ज्यादा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आप मतलब आपके पास कोई क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है। हमें, मेरा मानना यह है, हमें अब, और ये नेताओं को नहीं, ये भारत की जनता को इस मानसिकता पे आना है कि भाई हमारे यहाँ सरकार इतना टैक्स दे रहे हैं, सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहा है, सीवेज क्यों नहीं है, कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, क्यों? बिल्कुल कौन है इसका उत्तरदायी? बिल्कुल। जिस हमें दिन हो जाएगा, उस बिल्कुल दिन काफी चीजें सुधर जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस बने ना। डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मिडिल क्लास मुल्क बनने के लिए जरूरी है कि जिन चीजों को हम लग्जरी मान के आते थे, उन्हें अब नेसेसिटी की तरह ट्रीट बिल्कुल। करें। और बिल्कुल। मानना पड़ेगा कि ये आप बिल्कुल। दे रहे हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, चाहे आप राज्य में हैं ये जो चाहे। माई बाप सरकार जो हर कॉलोनी में होता है कि उत्तर प्रदेश शासन, हम्म, जिला अधिकारी, अरे बाबू, सरकारी नौकर हो, नौकर, कर से, खून पसीने की कमाई से जाता है, टैक्स से आता है कर, तो उससे उससे तुम्हारी आती है तनख्वाह आती, तनख्वाह। उससे तनख्वाह आती। तो सेवक हो। तो माई बाप नहीं है। माई बाप नहीं, वो बदलेगा तब भी जब वो आप जो है वो सिस्टम बदलेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कॉलोनियल सिस्टम, इलेक्टेड मेयर का समय आ गया है, इलेक्टेड मेयर रखिए। मेरा भी बहुत साफ मानना है कि कोई भी सेकेंडरी इलेक्शन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। चाहे वो एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राष्ट्रपति हो।
बिना बिना सीधे नहीं, चुनाव मैं तो के। कह रहा हूँ इलेक्टेड मेयर रखिए लोकल हाँ, लेवल पे, कि बिल्कुल भैया लोकल अमेठी नहीं। का मेयर है, बिल्कुल बिल्कुल। नोएडा का मेयर है, आपके और शहरों का मेयर है, बिल्कुल उसका काम है स्कूल उसका चलाना, ये काम होगा। चलाना। अगर वो नहीं करता है काम, तो 5 साल में आप बदल दीजिए। और बिल्कुल। अगर करप्शन, लोकल करप्शन जो कि होगा, उससे आपको दिक्कत है, तो एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑटोनोमस वाकई रखिए, स्कॉटलैंड यार्ड की तरह, और एक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरह आप एक वो रख लीजिए, हमने प्रोसिक्यूटर्स की हमने सर्विस। हलवा हलवा गप और कड़वा कड़वा थू कर दिया, ऐसा लगता है सिस्टम बोरो करने में। जो सिस्टम अच्छी बोरो चीजें नहीं, देखिए, कर रहे हैं। हाँ अंग्रेजों ने हमारे यहाँ बनाया सिस्टम राज करने के लिए, हाँ हाँ। अपने यहाँ बनाया सिस्टम हमने स्वराज पा लिया, लेकिन राज वाले सिस्टम से नहीं निकल पाए। राज से नहीं, अपने यहाँ बनाया जनहित और राष्ट्रहित के लिए। ठीक बात ये है। फर्क है। और तो अपने यहाँ इसलिए भी बनाया, ऐसा नहीं है कि बड़ा सिर्फ जो है नेकी की वजह से बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि राजा का सर कट चुका था एक दफे। बिल्कुल बिल्कुल चार्ल्स द फर्स्ट का बिल्कुल। सर कट चुका था, और उसके बाद 1789 में फ्रांस के राजा का गियोतीन हुआ। हमारे यहाँ तो भाई, नोएडा में मेरे माँ बाप रहते हैं, 50,000 करोड़ का लैंड स्कैम होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल जो है लिखता है यूपी का रिपोर्ट, और एको आईएएस जेल नहीं जाता है, 4 ठो फॉरेस्ट गार्ड जेल जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो राजा की तो कभी मुंडी कटी नहीं है ना, तो राजा निरंकुश है। राजा भी निरंकुश है, और न्याय व्यवस्था पे नहीं जाए तो बेहतर है, उसके ऊपर कभी अलग चर्चा होगी जितनी करनी है। वो तो अपने आप में अलग ही किस्म की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए उस पे बहुत कुछ है। बाद में बात। सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया भर में, और सिखाने के लिए भी होता है। मेरा मानना है कुछ चीजें जो अपने यहाँ चलती हैं, नहीं, हम बड़ी हम अच्छी चलती है बहुत अच्छी या चलती हैं। कुछ और चीजें। 75 ही साल हुए हैं हमें आजाद हाँ, हुए, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि और जो। एक और चीज है कि हमारे ब्रिटेन में देखिए, अ, अ, स्कॉटलैंड है, वेल्स है। अब देखिए, वेल्स की भी पार्टी है, एक लोकल हाँ, पार्टी, वो भी स्कॉटलैंड की जीत के भी आई है, है। और हाँ, ब्रिटेन मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। हमारे मुकाबले मुट्ठी भर है। हमारे यहाँ तो तमिलनाडु, डीएमके, अरे भैया, वो तो हम स्टालिन, लेकर के करते हैं। कश्मीर, कल एक तो कश्मीर में, चर्चा हो रही थी। अरे हाँ, सुनिए, तो कल एक तो चर्चा हुई। एक और मणिपुर, नागालैंड जहां मैंने नौकरी की, अरे सुनिए, दूसरी और गुजरात जहां मैंने आईआईटी में पढ़ाया है। अतुल, हाँ अतुल भाई सुनिए, कल एक तो चर्चा हुई, उसमें हमारे मित्र लोग थे, वो बोले कि चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटेन का एग्जिट पोल सही काहे हो गया, भारत का इतना गलत काहे लिए हो गया। तो हमने कहा सुनो बाबू, एक बात सुनो। ब्रिटेन में गोरा है और काला है, थोड़ा बहुत भूरा है, 3 ठो वेरिएबल से डील करते हो, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो मान लो है। हमने कहा अब आओ हमारे यहाँ पे एक तो यूनिफॉर्म सुई पूरे ब्रिटेन में लगा दो, काम हो जाता है। हमारे यहाँ हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार का आपस में चलता है, नहीं चलता है। पूर्वांचल और अवध का आपस में एक क्वेश्चन चलता है, नहीं चलता है। पूरब में आओगे तो अगड़े हो पिछड़े हो, क्या है बताओ, बोले अगड़े हैं। अच्छा अच्छा, अगड़े हो, बामन हो कि ठाकुर हो? अच्छा बामन हो। अच्छा, कितना बीघा कितना बिस्वा तक मामला जाएगा, तब जाके कुछ। हमने कहा ये जो जिलियन हमारे यहाँ के वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के बीच में हम लोग वोट शेयर निकाल करके सही बता दे रहे हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, हमारा देश विविधताओं का देश है। उसको, हमारी नेगेटिविटी के बजाय उसको स्ट्रेंथ की तरह ट्रीट कीजिए। मानिए कि हाँ हमारे यहाँ पे हैं, क्योंकि जब यही चीजें जब पश्चिम में जाकर के हम क्लास की तरह मॉनिटर करते हैं, तब तो किसी को वहां शर्म नहीं आती। भाई वहां पे ब्लैक पॉलिटिक्स को, या वोट को, या लैटिनो को डिफाइन करने में जब उन्हें शर्म नहीं आती, तो हमारे यहाँ हम इतना रिग्रेसिव तरीके से क्यों देखें? ठीक है, कास्टिज्म गलत है, लेकिन जो क्लास के इक्वेशंस हैं समाज के, हम उन्हें झुठला तो नहीं सकते। तो बिल्कुल। सीखने के लिए बहुत नहीं कुछ है, नहीं, लेकिन देखिए मुझे। देखिए, बिल्कुल सच बात। और सही बात यह है कि अम, अगर आप देखिए ब्रिटिश पॉलिटिक्स, टोनी ब्लेयर खुफिया तौर पे कैथलिक थे, जी। लेकिन उन्होंने खुलेआम कैथोलिसिज्म स्वीकार नहीं किया था, बाद में किया। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगह ये नहीं होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई, हेनरी द एट्थ तोड़े रोम से रिश्ता, बिल्कुल चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बनता है, का हेड होता है राजा या रानी। तो
एक तरह से ब्रिटिश ग्रेटनेस पैदा हुई रोम से विभाजन के बाद। 1588 में स्पेनिश आर्मडा को हरा के ब्रिटेन का उत्थान शुरू हुआ शेक्सपियर के युग में। हम्म, तो आप अपने इतिहास को नहीं झुटला सकते, बिल्कुल। आप जो है सामाजिक यथार्थ को नहीं झुटला सकते। और ब्रिटेन में भी धीरे धीरे, अब आप देखिए ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए, बन गए ना, हाँ, बिल्कुल बने। जो चेंज कि आया। एक एम्पायर का देश था। यही हाँ, नहीं, चांसलर काले आदमी थे लिस्ट्रस के नीचे। देखिए डिजरेली, डिजरेली जो हैं जूइश थे, वो कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बने। वो तो डिजरेली तो नाम के रहे होंगे क्रिश्चियन, हो तो रंगीन आदमी वो भी थे। तो लेकिन अब क्या है, कियर स्टारमर बन गए। बन गए, उनकी पत्नी जूइश है। आपको पता नहीं है उनके बच्चे कैसे पाले आ रहे हैं, जैसे भी पाले आ रहे हैं उनका निजी निर्णय। ये उनका निजी और जीवन है। हाँ, और बिल्कुल, आस्था हमारा निजी निजी होना चाहिए और और हमारा सदीक व्यक्तिगत होना सदीक चाहिए। खान मेयर हैं लंदन के। तो सीधी बात ये मैं कह रहा हूं कि, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आप देखिए कि उन सब चीजों से कुछ तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो फलस्तीन या कश्मीर के प्रति उनका एक झुकाव है। जो जूइश लोग हैं उनका नॉर्थ लंदन में, मैं पोस्टर वॉर्स देख के आ रहा हूं पिछले साल। क्या हो रहा था 7 अक्टूबर के बाद? भाई, जो मुसलमान बच्चे थे, जो लेफ्ट के थोड़े लोग थे, वो जूश पोस्टर फाड़ रहे थे। जो जूश लोग थे वो जो है मुस्लिम के मुस्लिम पोस्टर पोस्टर फाड़ रहे थे। क्योंकि एक का कहना था कि देखिए कितने मासूमों को मारा और इतने लोग किडनैप कर लिए, दूसरे का था कि आप आक्रमण कर रहे हैं। तो मैं इस बात पे अंत करूंगा कि ट्रूथ इज रेयरली सिंपल एंड नेवर क्लियर। एब्सोल्युटली जब सो ट्रू। बहुत लोग बाइनरी में देखते हैं ना, राइट और लेफ्ट, अरे राइट और लेफ्ट आया ही फ्रेंच रेवोल्यूशन बाइनरी से। में नहीं है दुनिया, बहुत बड़ा हिस्सा 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बीच में, 100 शेड्स ऑफ ग्रे के बीच में लटकता है। सत्य के आयाम बहुतेरे होते हैं। हमारा सत्य और आपका सत्य डिपेंड करता है कि हम किस तरफ से उस सत्य को देख रहे हैं। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल ये भी बिल्कुल दर्शकों को बता बिल्कुल दें और श्रोतकों को बता दें कि, श्रोताओं को बता दें कि हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि नुआंस है, और इस चुनाव में, ब्रिटिश इलेक्शन में, वो नुआंस बिल्कुल उभर के आया है। बढ़ गया है। बड़ा ही नुआंस्ड लेयर्ड इलेक्शन है, और भविष्य कहीं भी जा सकता है। चलिए, एक काम करेंगे अतुल भाई अपन लोग, हम्म, कि अभी इस चुनाव से दूसरे चुनाव निकलते हुए कई सारे आएंगे। अभी फ्रांस का हो रहा है ना, हफ्ता हम्म, भर फ्रांस का सेटल हो जाने देते हैं, तो एक बार अपन लोग फ्रांस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि इतना कुछ समझने के लिए है पूरी दुनिया में। मैं जब जब भारत से बाहर निकलता हूं ना तो भाई, अब आपको तो इतने साल हो गए आते जाते, मुझे भी अब 12 साल तो भारत छोड़े हुए मुझे भी हो गए। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं अपने दर्शकों को, कि भारत से बाहर जाके जहां एक तरफ ये समझ में आता है कि दुनिया में सीखने के लिए कितना कुछ है, लेकिन सीखने के बाद में भी कहीं ना कहीं बाहर की बहुत सारी खराब चीजों को देख करके अपने यहाँ की अच्छी चीजों पर रश्क भी होता। तो हमें क्रिटिकल होना चाहिए, लेकिन हमें हाइपर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अपनी अच्छी चीजों को हम सजा के चलें और सामने वाले की अच्छी चीजें हम और सीखते हुए चलें। 75 साल मुल्क को बनने और आगे बढ़ने के लिए बड़ा कम समय है। तो ये हम लोग संवाद की प्रक्रिया जारी रखेंगे। और ये उम्मीद करें कि आने वाले जितने भी फ्रेंच इलेक्शन है, फिर अभी, अरे अभी मैं आ ही रहा हूँ, अभी तो अपने ट्रम्प साहब का इलेक्शन बाकी है, उस पर भी चर्चा होगी। लोगों को समझाना बड़ा मजेदार और रहेगा। बाइडेन कैंपेन के कुछ लोगों के साथ बैठा था, तो वो चर्चा बाद में करते हैं। वो बड़े चर्चा बाद में। बड़े बड़े नरवसाए हुए हैं। नहीं नहीं, ये सारी चर्चाएं एक एक करके करेंगे हम लोग। बड़ा आनंद आएगा भारत के नजरिए से समझने और करने के लिए। चलिए भैया, नमस्ते। नमस्कार।